नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम या संख्या निकाय या संख्या पद्धति बोल दीजिए। एक्चुअली नंबर सिस्टम जो है वो नंबरों के विकास के बारे में है कि जो संख्याएं थी वो किस तरीके से आई, किस तरीके से इनको हमने नियमबद्ध किया, नियमों में बांधा, नियम क्या क्या थे, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बड़ा बेसिक सा ज्ञान है, बड़ा ही एकदम जमीनी ज्ञान है, तो आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा। पढ़ना तो है, एग्जाम की दृष्टि से ही मानिए इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा जा सकता है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा जा सकता है, थोड़ा मोटिवेट होकर भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बहुत गहराई है सर, बहुत गहराई है। आप अपने जीवन में ही सोचिए, अगर आप अपने जीवन में नंबरों को अगर निकाल दें, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जिसका आप एग्जाम दे रहे हो उससे एक बार बाहर ना आ जाइए, उस एग्जाम से एक बार बाहर आ जाइए, फिर बताइए कि क्या नंबर सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही काफी है या जीवन में भी बहुत रोल है। तो जवाब आएगा सब जीवन में भी बहुत रोल है। अगर मैं यहाँ से ब्लड टेस्ट कराने जाता हूँ तो ब्लड टेस्ट के अंदर सब कुछ नंबर है, मेरा हीमोग्लोबिन एक नंबर है, मेरा ब्लड काउंट एक नंबर है, हर चीज एक नंबर है, मेरा बीपी एक नंबर है, मेरा शुगर एक नंबर है, हर चीज एक नंबर में कन्वर्ट की। इवन मेरा आधार कार्ड भी एक नंबर है, मेरा फोन नंबर भी एक नंबर है, मेरे कितने मार्क्स आए वो एक नंबर है, मेरी हाइट कितनी है वो एक नंबर है, मेरा एक वजन कितना है वो एक नंबर है। मोटा मोटी हर चीज एक नंबर में कन्वर्ट हो गई है। आपका पैसा, आपका मनी, जो पैसा होता है, जो नोट होते हैं, नंबर है। सब चीजें, आपकी उम्र एक नंबर है, हर चीज नंबरों का खेल है। तो सारा का सारा जो आपके आसपास चल रहा है, हमने हर चीज को नंबर के रूप में ही परिभाषित किया है। तो समझ सकते हैं कि नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा जीवन भी नंबरों से ही चलता है। बस कौन सी बस में बैठना है, बस कितनी बजे आएगी, एक नंबर बताएगा। बस में चढ़ने के बाद किराया कितना लगेगा, नंबर बताएगा। तो हर चीज जो है वो नंबरों में ही बताई जा रही है। कोई बीमार है या नहीं है, नंबर्स बताएंगे। कुछ नंबर्स है जो तय करेंगे आप स्वस्थ हैं या बीमार है। ऐसा ही होता है, जब आप टेस्ट करा के आते हैं तो कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, वह नंबर बताते कि ये वाले नंबर है तब तो ठीक है, ये वाले नंबर है तो खराब है। तो समझ रहे हैं, कुल मिला के एक नंबरों का बहुत जबरदस्त खेल है। ये नंबरों की सुंदरता है जो जीवन के हर रूप में उतर गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इनका सिर्फ संबंध कंपटीशन एग्जाम तक ही नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। इस ब्रांच का जो ज्यादा बड़ा उत्थान है वो अभी लगभग 100 साल पहले इसका उद्गम मोटा मोटी माना जाता है, क्योंकि उस रामानुजन जब थे, जीएच हार्डी थे, तो ये नंबर थ्योरिस्ट कहलाते थे। नंबर थ्योरिस्ट का मतलब होता है जो नंबर्स को पढ़ते हैं, यानी जो वो मैथमेटिशियन जो नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, है ना। नंबर थ्योरी ब्रांच का नाम है नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी को जो पढ़ते हैं उसे नंबर थ्योरिस्ट कहते हैं, मैथमेटिशियन कहते हैं। तो हमारे रामानुजन जो थे, श्रीनिवास रामानुजन, वो जीएच हार्डी, ये नंबर थियरिस्ट कहलाते हैं। रिमान है, नंबर थियरिस्ट कहलाते हैं। मंजुल भार्गव जो लेटेस्ट फील्ड मेडलिस्ट थे, वो टेरेंस टाउ है जो भी लेटेस्ट में हाल ही फिलहाल में उन्होंने फील्ड मेडल जीता था पिछले बार, तो वो भी जो है मैथमेटिशियन है और नंबर थ्योरिस्ट है। तो नंबर थ्योरिस्ट वो जो नंबरों पे काम करते हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास हुआ, इंटरनेट जैसे जैसे आगे बढ़ा, नंबरों का महत्व और बढ़ता गया। आप जब अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। क्या है इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का सीधा सीधा अर्थ है कि आपका जो मैसेज है उसको नंबरों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जैसे वो रिसीवर एंड पे पहुंचेगा दोबारा उन नंबरों को मैसेज में चेंज कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के नंबरों का खेल चल रहा है। आपका इंटरनेट बैंकिंग पूरे तरीके से नंबरों का खेल है, डिजिटल पेमेंट पूरे तरीके से नंबरों का खेल है। तो जैसे ही जो भी डिजिटल वर्ल्ड जब आया है, डिजिटल वर्ल्ड नंबरों पे अधीन है, पूरे तरीके से नंबरों के ऊपर टिका हुआ है। तो नंबर थ्योरी का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, क्योंकि हर चीज जो है वो पूरी तरीके से नंबरों से ही परिभाषित की जा रही है। अगर अब इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत गहराई है इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर बहुत गहराई है। कंपटीशन के लिहाज से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन तो ले ले कि हम ब्रांच को जो पढ़ने वाले हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, ताकि सिर्फ एग्जाम के कंपटीशन तक ही सीमित ना रहे, बल्कि थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोच पाए। तो नॉर्मली देखिए, नंबर जो थे वो हम, जैसे मैंने बताया कि जीवन के हर हिस्से में पूरे तरीके से बसे हुए हैं। तो जो पहला आदि मानव रहा होगा, पहला होमोसेपियंस जो रहा होगा, उसे भी नंबरों की जरूरत पड़ी होगी। तो आप कहेंगे सर उसे नंबरों की क्या जरूरत पड़ी थी। तो मान लीजिए उनका एक कुनबा है, एक परिवार है जिसमें वो रहते हैं 5 आदमी, 10 आदमी, क्योंकि पहले झुंड में शिकार करते थे। तो झुंड में जो लोग रहते थे 10 या 15 या 20 जो वो रहा करते थे, तो झुंड में शिकार करने के लिए जाते थे। तो शिकार जब जाते थे तो वापस जब आएंगे तो कैसे पता लगेगा कि कितने लोग वापस आए, कोई रह तो नहीं गया। अगर मान लीजिए अगर आप कहेंगे 3-4 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो संख्या अच्छी खासी है, 50 या 60 या 70 की संख्या है, तो कोई वापस आया या नहीं आया, यानी जितने गए थे उतने वापस आए या नहीं आए, तो पहली बार काउंटिंग की जरूरत तो जरूर पड़ी होगी, क्योंकि शिकार करने गए थे, हो सकता है 1-2 शिकार भी हो गए हो। तो ये जानने के लिए जो है
वो नंबरों की जरूरत पड़ी होगी। तो नॉर्मली जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि पहला इंसान ने जब काउंटिंग शुरू की थी वो आज से लगभग 40,000 साल पहले के आसपास करा होगा। 40,000 साल पहले जो है लगभग पहले इंसान ने काउंटिंग करनी शुरू की। 1 2 3 अपनी उंगलियों का सहारा लिया और 1 2 3 नाम दे ना दे कुछ और दे दे। जैसे हिंदी में आप 1 2 3 कहते हैं, इंग्लिश में 1 2 3 कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कहते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको काउंटिंग करनी है, आपको गिनती गिननी है और गिनती गिनना सबसे पहले आवश्यकता थी। किसके थ्रू गिनती गिनी जाती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। पहले व्यक्ति को ये वाली उंगली पे रख लिया, इसको इसी वाली उंगली पे, इसको इस वाली उंगली पे, हर किसी को एक एक उंगली दे दी, तो आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, छोटे बच्चे ऐसे काउंट करते हैं, छोटे बच्चे उंगलियों पे रख के काउंट करते हैं, तो बिल्कुल वैसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली काउंटिंग जो है जिसकी शुरुआत हुई थी वो 40,000 साल पहले के आसपास बताते हैं। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, इंसान ने गणित को समझा और यूज करना सीखा, पता चला कि ये तो बहुत सुपर पावर है, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाएगा तो मैनकाइंड जो है, जो मानव सभ्यता है, वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जितनी तेजी से गणित आगे बढ़ती है। तो धीरे धीरे गणितीय विकास होता चला गया। तो इस तरीके से इस ब्रांच ने एक पूरा बड़ा रूप ले लिया, जिसमें हम भी एक पार्टनर है ना, हम भी एक पार्टनर है। जीरो का आविष्कार जो है वो भारत में माना जाता है कि भारत ने ही जीरो दिया, है ना। तो इस तरीके से जो है योगदान सबका है, मेसोपोटामिया का भी योगदान मिलेगा आपको, यूनान का भी है, चाइना का भी है, जो और छोटे छोटे बहुत सारे जो देश है, बहुत सारे जो, अब आप देश से काउंट करिए या उनको गणितज्ञ के तौर पे काउंट करिए, बहुत सारे गणितज्ञ थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो ऐड किया और मैथ्स जो है वो इस तरीके से फली फूली। और उसके बाद में तो फिर ये जब पूरी एक शाखा बन गई तो गणितज्ञ ने जुड़ के इसके ऊपर बहुत काम किया और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। तो ये है नंबर सिस्टम का थोड़ा सा बेस कि भाई किस तरीके से ये चली है। अब हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सब चीजें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूं, हर चीज को एकदम छोटे से छोटे, महीन से महीन लेवल से स्टार्ट करूं, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। किसी के क्या कितना ही गैप हो, कोई कितना ही पीछे से पढ़ाई छूट चुकी हो, चाहे कुछ भी रहा हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो मैं बहुत बेसिक से बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो हो सकता है जिन बच्चों को थोड़ा अच्छा खासा आता हो वो थोड़ा सा असहज हो जाए कि यार तो बहुत सरल बातें भी सर बता रहे हैं, इतनी सरल बातें बताने की तो जरूरत नहीं है, तो हमें आती है। हो सकता है आप लोगों को इतनी बातें आती हो, लेकिन मैं सबसे लास्ट विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जो मान लो पढ़ाई को छोड़े हुए 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल पहले उसने लास्ट पढ़ाई की थी, उसके बाद में उसने पढ़ाई नहीं की और वो दोबारा पढ़ाई के साथ जुड़ना चाहता है, दोबारा कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो उसको परेशानी ना आए इस हिसाब से हमारा कोर्स जो है वो सबके लिए है, तो हर किसी को फायदा हो, इसलिए कोर्स को एकदम बेसिक से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, हमारा सिलेबस हमें क्या कहता है, वो अब हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यारी ब्रांच है ये। तो नंबर सिस्टम में है क्या, देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है कि सबसे पहले क्या आया होगा, वही सिलेबस में आया, जो जीवन में आया है, मानव सभ्यता में जो आया है वैसे का वैसा ही सेम टू सेम वही सिलेबस में आया हुआ है। सबसे पहले आते हैं काउंटिंग नंबर, जिन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं सबसे पहला, जिन्हें हिंदी में गणनीय संख्याएं भी कहते हैं, इंग्लिश वाले इसको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद में जैसे नेचुरल नंबर आगे बढ़ते हैं फिर भारत का योगदान शुरू हो जाता है और प्राकृत संख्याएं बन जाती है पूर्ण संख्याएं, जिसमें जीरो शामिल कर लिया जाता है। जीरो जो है वो पहली बार इंसानी समझ को दर्शाता है, इंसानी समझ को, क्योंकि तब इंसान केवल, देखिए जीरो का आविष्कार अजीब क्यों था या उसे इतना बड़ा क्यों माना जाता है। देखिए पहली बार इंसान, क्या इंसान जो शिकार करने वाले इंसान की बात कर रहे हैं आप, आज के जो युवा है, आज का जो शिक्षित वर्ग है, आज का जो गणितीय समझ रखने वाला है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला लोग है, उसकी बातें नहीं हो रही है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो शिकार खेलता है। सोचिए, शिकार खेलने वाला व्यक्ति शिकार करके लाता है जानवरों का, तो वो काउंटिंग करना शुरू करेगा तो जानवरों का ऐसे तो गिनेगा, 1 शिकार, 2 शिकार, 3 शिकार, 4 शिकार। मान लीजिए जब कोई शिकार होगा ही नहीं, जिस दिन कोई शिकार नहीं होगा उस दिन वो काउंट करेगा 0 शिकार। क्या वो इतना समझदार है कि वो थोड़ा सा ऊपर जाके सोचेगा कि किसी दिन कोई शिकार नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? क्या उसके दिमाग में कभी ये प्रश्न आया होगा? सोचिए, अगर ये प्रश्न उसके दिमाग में आया तो उसका मतलब है उसका दिमाग विकास करना शुरू कर रहा है। सोचिए, जब आप अलग से क्वेश्चन उठाते हैं, आप जब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी दिन आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैं धरती पे क्यों आया हूं, मेरा धरती पे आने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब आप बेसिक सवालों को उठा पा रहे हैं। इसका मतलब है अब आपका दिमाग एक्सप्लोर करना चाहता है, अब आपका दिमाग इनलाइटमेंट चाहता है।
सोचिए, सही बात है। तो सोचिए जिस दिन उस शिकारी ने, जो शिकार करके खाना पीना पेट भरना इसके अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं है, और उसने पहली बार सवाल उठाया अपने खुद से कि जिस दिन कोई शिकार नहीं होगा उस दिन मैं क्या बोलूंगा, जिस दिन कोई चीज नहीं होगी उसे क्या बोलूंगा। यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या वो इतना समझदार है कि ऐसे सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं। इसका मतलब एनलाइटमेंट है। जब वो ऐसे सवाल अपने आप से पूछता है जो गहरे हैं, तो मतलब समझदारी विकसित हो रही है। तो इससे बन जाती है पूर्ण संख्या, जिसको हॉल नंबर कहा गया। और ये सवाल जो है वो भारत से आया। और भारत तो देखिए दर्शन में वैसे ही महान रहा हुआ है। दर्शन के बारे में बताते हैं कि सबसे पहला जो दर्शन था, पहली बार इंसान जो है वो सोचने की बातें करता है, तो वो भारत का ही था। भारत का ही व्यक्ति था जो जीवन के उपरांत बातें करता था। सोचिए, मतलब जो शिकार करने वाले हैं, जो अर्धनंगे होके घूम रहे हैं, जिनको जीवन का कोई अर्थ नहीं है, क्या वो कभी ये सोचेंगे कि मरने के बाद क्या होता होगा? जीने का ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा। यही जो जिसमें वो है वही उनके पल्ले पड़ रहा, तो मरने के बाद की क्या वो बातें करेंगे? नहीं है। भारत ही पहला दर्शन के बारे में कहा जाता है, क्योंकि दर्शन जो है वो बाकी दुनिया में जीवन जीने की जो कला है, जीवन के परे क्या है, जीवन के आगे क्या है, जीवन में क्या है, ये जो सारी बातें दर्शन कहते हैं, फिलोसॉफी कहते हैं। तो इंसान ने पहली बार, भारत का ही इंसान हुआ पहला था जहां ये दर्शन की बातें होती थी कि जीवन से पहले ये है, जीवन के बाद ये होगा। सोचिए हम कितने ज्यादा ज्ञान थे। इसलिए विश्वगुरु कहा गया। विश्वगुरु मजाक में नहीं कहा गया था। पहली बार हमने ऐसे सवाल उठाए थे जो इंसान की चरम सीमा है सोचने की। ठीक है, जीरो उसमें से एक शामिल है कि पहली बार जीरो का सवाल उठाया गया कि भैया जीरो क्या है और क्यों जीरो जरूरी है। फिर तो दुनिया मान गई कि भैया जीरो बहुत जरूरी है। तो प्राकृत संख्याएं तैयार होती है। प्राकृत संख्याओं से पूर्ण संख्या, देखिए मैं सिलेबस बता रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिलेबस समझा रहा हूँ। तो सिलेबस को समझाते समझाते थोड़ी कहानियां भी याद आ रही है, साथ में वो भी ऐड कर रहा हूँ। तो पूर्ण संख्याएं आ गई। पूर्ण संख्याओं के बाद में शुरू हो जाता है हमारा परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर। फिर पूर्णांकों के बाद में अगला हमारा गेम चलता है। जब पूर्णांक आए, पूर्णांक में हमने माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं सबको शामिल कर लिया। पूर्णांकों के बाद में हमने बांटना सीखा कि भैया ये रहा आज का शिकार, एक ही शिकार है, 5 आदमी, तो हमने बांटना शुरू किया। इतना तू खा, इतना तू खा, इतना तू खा। हमने बांटना शुरू किया और बांटने को समझाने के लिए हमने नई संख्याएं बनाई जिसको कहा गया परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। कैसे काम करता है ये तो अभी जब थ्योरी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो सिर्फ सिलेबस चल रहा है, तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया। टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर परिमेय संख्याएं बन गई, बांटना शुरू हो गया। यहाँ पे पहुंच जाते हैं पाइथागोरस, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लेके, और एक भयानक सी चीज निकल के आती है जो कहलाती है अपरिमेय संख्याएं, जो ये समझाती है कि इन संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं हैं, इनसे परे भी एक संख्याएं हैं जिनको अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहते हैं। इनका भी अस्तित्व है। जैसे देवता है तो दानव भी है, वैसा सा ही कंसेप्ट था कि अगर देवता है, अब सोचिए किसी ने पहली बार ये सवाल उठाया होगा कि भाई आप देवताओं को पूछते हो? तो लोगों ने कहा हाँ पूछते हैं। क्या आप देवताओं को पूछते हैं? बोला हाँ। जब देवताओं को पूछते हैं तो देवताओं का अपोजिट भी कोई रहा होगा, राक्षस जरूर रहे होंगे। तो बोला फिर बिल्कुल रहे होंगे। तो वैसा ही कुछ था। जो परिमेय संख्याओं को मानते थे उनसे कहा भैया तुम परिमेय को मानते हो? बोला हाँ मानते। तो फिर आपके जो परिमेय नहीं है उनको क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा गया परिमेय बोलेंगे। तो फिर एक नंबर और आगे पाइथागोरस प्रमेय से आती है। इनकी जो शुरुआत होती है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ये बताऊंगा, अपरिमेय संख्याओं की शुरुआत जो होती है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आती है। उसका एक दुष्परिणाम है, एक खतरनाक परिणाम है जो कहता है कि इन संख्याओं का भी अस्तित्व विद्यमान है। फिर इनसे बन जाते हैं हमारी परिमेय और अपरिमेय, दोनों को मिला लिया जाए तो बन जाती है वास्तविक संख्या। धीरे धीरे एकदम सरलता से सारे टॉपिक को समझते हुए जाएंगे, पूरे टॉपिक को समझते हुए जाएंगे। ये है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो ये है इस तरीके से इनका विकास। इस तरीके से पहले प्राकृत संख्याएं आती है जिनको काउंटिंग नंबर कहा जाता है। ये गिनने के लिए काम आती थी। फिर गिनती करते करते इंसान ने सोचा कि जब गिनने के लिए कुछ ना हो तो एक नंबर और अतिथि को स्वीकार किया गया, गेस्ट को और लिया गया, वो था 0। पूर्ण संख्या बन गई। फिर लगा कि गिनती इधर से भी शुरू हो सकती है, इधर से भी शुरू हो सकती है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट में और जान आई, पूर्णांकों का अस्तित्व आया। फिर बांटने का कंसेप्ट आया, परिमेय संख्याएं आई। फिर जब गणित ने और विकास किया, पाइथागोरस प्रमेय पहुंची, तो एक संख्या और निकल के आई, अपरिमेय संख्याएं। फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, सभी प्रकार की संख्याओं को मिलाकर एक झुंड बनाया गया जिसको वास्तविक संख्याएं कहा गया। तो ये हमारा सिलेबस है। तो सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि सिलेबस भी कितना प्यारा है, देखिए कितना सिस्टमेटिकली है। अब यहां से
जब संख्याएं हमारे पास है तो कोई कहेगा कि भैया संख्याओं का करेंगे क्या, तो जवाब है भैया संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाओं का मतलब संख्याओं को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, संक्रियाएं करेंगे। हिंदी में कहते हैं संक्रियाएं, इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेशन है वो बेसिक ऑपरेशन है। बेसिक का मतलब इनको हम बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग। भाई नंबर तो आपने बना लिए, काउंटिंग भी काम हो गया। अब काउंटिंग काम होने के बाद में आप क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, खाली थोड़ी बैठेंगे, बेरोजगारी थोड़ी है, मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर भैया नंबर आ गए तो नंबरों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, संक्रियाएं करेंगे। ठीक है, इन संक्रियाओं की मदद से एक जबरदस्त चीज निकल के आती है जिसको कहते हैं, यूक्लिड गणितज्ञ थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जबरदस्त प्रमेय थे यूक्लिड के। यूक्लिड जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, जबरदस्त। उनके जो उस समय, देखिए याद रखिए, कंपेयर मत करिएगा बिल्कुल भी। विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। सचिन खेलते थे 1990 के दशक के आसपास, 91, 92, 95 के साल में खेलते थे। विराट कोहली आज खेल रहे हैं। पिच अलग थी, ग्राउंड अलग था, मोटिव सपोर्ट अलग था, बहुत कुछ अलग था। तो कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। जैसे यूक्लिड जो थे वो लगभग BC पूर्व के, मतलब ईसा पूर्व के थे खिलाड़ी। तो सोचिए उस समय आदमी को कहाँ गणित का दिखता होगा, कहाँ उस समय BSc MSc होती होगी। तो उस समय अगर बंदा मैथ्स की बातें कर रहा है तो सोचिए वो पागल होगा, क्योंकि उसमें पागल ही कहलाएगा कि क्या है कि मैथ्स की बातें कर रहे हैं। तो यूक्लिड उन्हीं में से थे। यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्यामिति जो आज आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी जो मूल अवधारणाएं हैं वो यूक्लिड ने रखी। विभाजन जो आज आप भाग देते हैं, उसका जो बेसिक रूल है वो यूक्लिड ने बताया। यूक्लिड नियम कहलाता है वो। आज √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यूक्लिड ने √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको पहली बार प्रूव करने का काम जो था वो यूक्लिड ने किया। अभाज्य संख्याएं अनंत है, इस बात को प्रूव करने का पहला काम यूक्लिड ने किया। तो यूक्लिड जो थे वो पहले सबसे जबरदस्त मैथ, जो अगर आप गणितज्ञों की लिस्ट बनाएंगे तो उन गणितज्ञों की लिस्ट में पहली बार नाम आएगा यूक्लिड, सबसे ऊपर यूक्लिड। क्यों? पाइथागोरस, यूक्लिड, ये वो लोग थे, अगर ये ना होते तो लोगों को मैथ्स की शुरुआती झलक है वो मिल ही नहीं पाती, शायद इनका इंटरेस्ट जाग ही नहीं पाता गणित के अंदर। तो ये लोग वो थे जिन्होंने शुरुआती जो है, क्योंकि शुरुआत जो करता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, बाद तो रफ्तार पकड़ लेते हैं, बाद में तो रफ्तार पकड़ लेते हैं। तो यूक्लिड जो थे वो शुरुआती व्यक्ति थे। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे अभी, देखिए पढ़ते जाएंगे ना तब सारी बातें आती जाएगी। तो ये भैया ये हमारा मोटा मोटी सिलेबस है नंबर सिस्टम का। ठीक है, फिर इसमें जुड़े हुए कई और टाइप के सवाल भी आ जाएंगे, वो मैं सारे कवर कर लूंगा। मोटा मोटा खेल यही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आप धीरे धीरे प्यार से आराम से हंसते खेलते बढ़ेंगे और आनंद लेते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है बेटा अंक। अंक जिसे आप डिजिट कह सकते हैं, डिजिट। एकदम धीरे धीरे, चिंता मत करिए, बहुत ठोस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अंक होते हैं, गणित में सबसे पहले अंक बनते हैं, है ना। ये जो अंक होते हैं ये 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनको अंक आ गया। 0 to 9 ये अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो अंक थे ये वैसे ही है जैसे आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD। आपके ABCD जो होते हैं पहले आपके अल्फाबेट्स होते हैं, फिर ये अल्फाबेट के 2-3 अक्षर मिलके नाम बनाते हैं। जैसे मेरा नाम है AMIT अमित, तो किन से बना? एक A ले लिया, M ले लिया, I ले लिया, T ले लिया, अंग्रेजी अल्फाबेट में गए, AMIT को उठाया और जोड़ दिया, मेरा नाम बन गया। ऐसे ही बना। तो ये अंक थे जो शुरुआती काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आप देखिए किसी का भी घर बना हुआ होता है तो ईंट और सीमेंट से बना हुआ होता है। ईंटें जुड़ती, चाहे वो कैसा भी मकान हो, ईंटें और सीमेंट नहीं वो बनाया हुआ होता है। ईंटें जुड़ती चली जाए, सीमेंट उन्हें जोड़ता है, ईंटें रखते हैं, सीमेंट उन्हें जोड़ता है, ईंटें रखते हैं, सीमेंट उन्हें जोड़ता है, वो मकान बन जाता है। तो मूल ढांचा कौन हुआ? ईंटें और सीमेंट, वही बनाते हैं। तो सेम हमारा जितना भी नंबर है, जो भी नंबर होगा वो नंबर इन अंकों की सहायता से बनेगा। इन अंकों को आपस में मिला के हम नया नंबर तैयार करते हैं। कोई भी नंबर अगर आप उठाएंगे, कोई भी नंबर, सपोज कीजिए 527 है, तो 527 कैसे बना? यहां से आपने एक अंक 5 उठाया, एक अंक आपने 2 उठाया और एक अंक 7 उठाया और 527 आपके लिए तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपके अंकों से संख्याएं बनती है, इन्हें आप कहते हैं संख्या। अंकों को मिलाकर जो बनता है उसे संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या है? संख्या क्या है?
तो भैया अंकों का कॉम्बिनेशन है, अंकों का कॉम्बिनेशन है। आपने अंक लिए, उनको व्यवस्थित किया, तू आगे रह, तू पीछे रह, तू आगे रह, तू यहां रह, इस तरीके से अंकों को रख रख के आपने संख्या बना ली। अंक ये रहे, इनको उठाया, इनको रख के एक संख्या बना ली। तो संख्या कुछ और नहीं बल्कि अंकों का व्यवस्थीकरण है, उनको रखने का एक तरीका है, उससे संख्या बन जाती है। अब आप संख्याएं कई प्रकार के बना सकते हैं। एक अंक वाली संख्याएं, एक अंक की मतलब यहां से आपको सिर्फ एक ही अंक लेना है, एक अंक वाली संख्या। एक अंक वाली संख्या यानी आपसे यहां से एक ही लेना है। तो 0 उठा लिया आपने, 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, डैश 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 9 उठा लिया। ये कहलाती है एक अंक वाली संख्या। आप कहेंगे सर ये अंक भी है, ये अंक भी है और ये एक अंक वाली संख्या भी है। तो जो अंक होते हैं वो अपने आप में संख्या भी होती है, जो अंक होते हैं वो अपने आप में संख्या भी होते हैं। फिर होती है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। अब 2 अंक उठाइए, तो जब 2 अंकों वाली उठाएंगे तो 10, 11, 12, 13 डैश 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 2 अंकों वाली संख्या जाएगी 99 तक। ये होगी आपके 2 अंकों वाली संख्या। फिर उसके बाद बनती है 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली पहली सबसे पहली संख्या होती है 100, फिर 101 और फिर लास्ट चलती चलती 999। अब यहां पे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन बन सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों के साथ चलते जाइएगा। जो अंक होते हैं वो एक अंकों वाली संख्याएं होते हैं। हर अंक अपने आप में एक अंक वाली संख्या है। जैसे 5 है, 5 एक अंक भी है और एक अंक वाली एक संख्या भी है। समझिए बातों को, हर नंबर जो एक अंक है वो अपने आप में एक संख्या भी है। फिर 2 अंकों वाली संख्या, फिर 3 अंकों वाली संख्या। अगर पूछा जाए कि 2 अंकों वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों वाली सबसे छोटी 100, सबसे बड़ी 999। इस तरीके से डैश 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 डैश, इस प्रकार से डैश 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 आपकी चलती रहेगी। तो 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, 5 अंक वाली एंड डैश डैश सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस पे थोड़े से सवाल बन सकते हैं, मैं उन पे बात करूंगा। पहले ये बात समझ में आ गई आपको कि अंक जो है वो मिलकर संख्या बनाते हैं। एक अंक से संख्या बन सकती है, 2 अंकों से संख्या बना सकते हो, 3 से बना सकते हो, 4 से बना सकते हो, 5 से बना सकते हो, 6 से बना सकते हो। फिर इनमें क्या किया गया, जब ये बना दिया गया तो इनमें क्रम बनाया गया। क्रम, क्रम का मतलब था ये इसके बाद, ये इसके बाद। देखिए वर्ड पे गौर करिएगा, क्रम जिसे कहा गया ऑर्डर, इनका ऑर्डर बनाया गया। ऑर्डर का मतलब कौन पहले कौन बाद में। तो 0 पहले एक एक अंक वाली संख्याएं जो है वो शुरू होंगी, फिर एक एक अंक वाली संख्याएं शुरू होकर फिर 2 अंक वाली शुरू होंगी, फिर 2 वाली खत्म हो जाएगी, 3 वाली शुरू होंगी। तो इस तरीके से बनाया गया सिस्टम। पहले एक एक अंक वाली संख्याएं जो है वो आएंगी, फिर 2 अंकों वाली संख्याएं आएंगी, फिर 3 अंकों वाली संख्याएं आएंगी। तो ये क्रम तय कर दिया गया कि एक एक अंक वाली संख्याएं का पहले आएंगी, फिर जैसे एक एक अंक वाली संख्याएं खत्म हो जाएगी फिर 2 अंक वाली शुरू हो जाएगी, फिर 2 वाली खत्म हो जाएगी, फिर 3 वाली शुरू हो जाएगी, फिर 3 वाली खत्म हो जाएगी, 4 वाली शुरू हो जाएगी। यानी 5 वाली संख्याएं 4 वाले के बाद में आएगी, 6 वाली 5 वाली के बाद में शुरू होगी। इस तरीके से वो लगातार चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्रम क्या बना, क्रम ये बनाया गया कि पहले 0 से 9 तक आप जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 पे खत्म हो गया एक एक अंक वाली। एक अंक वाली खत्म होते ही 2 अंक वाली शुरू होगी, फिर 2 अंक वाली कंप्लीट होते ही 3 अंक वाली शुरू होगी। ये हमने नियम बनाए, ये हमने नियम बनाए, इसे कहते हैं नियमबद्ध किया गया, नियमबद्ध किया गया। थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। धरती का कोई भी गणितज्ञ प्रूफ नहीं कर सकता कि 2 के बाद 3 आता है। धरती का कोई भी गणितज्ञ प्रूफ नहीं कर सकता कि 2 के बाद 3 आता है, क्योंकि ये प्रूफ किया ही नहीं जा सकता। ये नियमबद्ध किया गया। नियमबद्ध का मतलब होता है, अब मैंने अगर कोई उपन्यास लिखा है तो मैं अपने पात्र मेरे हिसाब से तय करूंगा। किसी का नाम रामलाल रखूंगा, किसी का नाम मोहन लाल रखूंगा, तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता, कोई मुझे, क्योंकि मैंने नियमबद्ध किया है। जो तो नियमबद्ध करेगा उसने जो तय किया, अगर आप उसका अनुसरण कर रहे हैं तो आपको उसी को मानना पड़ेगा। तो हमने नंबर सिस्टमों को जो शुरुआत में नियमबद्ध किया था वो ये था कि 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। हमने इनको इस तरीके से ही सेट किया कि 2 के बाद 3 आएगा, ना कि 2 3 के आगे आएगा, 3 के बाद में 2 नहीं आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। हमने इनको इस तरीके से ही रखा, कोई नियम नहीं था, ये नियम बन गया।
कि भैया 2 के बाद 3 आएगा, और सवाल नहीं पूछ सकते आप, सवाल नहीं पूछ सकते। तो गणित में जिन चीजों पे सवाल नहीं पूछ सकते, जो बस माननी ही पड़ती है, लेके ही चलना पड़ता है कि ये सत्य है, उन्हें कहते हैं अभिग्रहित। ये प्रारंभिक नियम है, प्रारंभिक नियम, अभिग्रहित। हिंदी में बोलते हैं अभिग्रहित, इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम। छोटे छोटे सवाल है साहब, कंपटीशन में बनते हैं। ये कंपटीशन कुछ भी पूछ सकता है, और खासकर जब छोटी मैथ्स होती है ना, तो छोटी मैथ्स में छोटे छोटे सवाल ही पूछते हैं वो, तो ध्यान रखना होगा। अभिग्रहित किनको बोलते हैं? जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, जिनको लेके ही चलना पड़ता है बस कि हाँ ये सत्य है। 1 के बाद 2 आता है, ये सत्य है। 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 1 अंक वाली संख्या पहले आएगी, फिर 2 वाली आएगी, 2 वाली का 3 वाली आएगी, 3 वाली का 4 आएगी। ये प्रूफ नहीं किए जा सकते, ये नियम है, ये अभिग्रहित है, इनको लेके ही चलना पड़ेगा। अगर आप इस नंबर सिस्टम के जिसको हम पढ़ते हैं उसकी बात करें, तो उसमें आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंकों की, कि कोई संख्या कितने अंक की है, कैसे पता चलेगा? कोई संख्या कितने अंक की है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अच्छे से गहराई में उतरना है। कोई संख्या कितने अंकों की है, उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। कोई संख्या कितने अंकों की है, उसके लिए नियम बनाए गए हैं। नियम ये है, ध्यान से समझिएगा। आपको पीछे से, उधर से, आपको लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करते हुए आना है, गिनते हुए आना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंट करते हुए आना है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट से शुरू करते हुए राइट की तरफ आना है, और जहां पे गिनती खत्म हो जाए बस उतनी अंकों की संख्या है, वो जो संख्या है वो उतने अंकों की है। फॉर एग्जाम्पल 8 7 6 9 2 0 1, ये कितने अंकों की है? तो आपको उधर से काउंट करते हुए आना है, उधर से जो बैक साइड है वहां से काउंट करते हुए आना है, इधर से काउंट करते हुए आना है, और गिनते हुए आगे तक चलते रहना है। जहां पे खत्म हो जाए बस उतने ही अंकों की संख्या है। तो पहले 1 2, कितना है ये मत देखिए, बस काउंटिंग शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगी 7 अंकों की संख्या। 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, ये जो संख्या है ये 7 अंकों की। उधर से काउंट करते हुए हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें भी एक सावधानी बरतनी है कि सबसे लास्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। सबसे लास्ट डिजिट जो है, ये जो अंतिम डिजिट है, जब आप गिनना शुरू करें उससे पहले एक रूल लगा दें कि लास्ट डिजिट जो है, ये जो लास्ट अंक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ये अशून्य होना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसको पहले ही हटा दीजिए, काउंटिंग से पहले ही इसको हटा दीजिए। अगर 0 है, अगर लास्ट अंक जो है आपका वो अगर 0 है तो आप पहले ही इसको हटा दीजिए, पहले ही इसको यहां से हटा दीजिए। समझाता हूं, ये रहा। अब आपने काउंटिंग करना शुरू करना है, लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट डिजिट है आपका, क्या वो 0 है? जवाब है हाँ जी वो 0 है। 0 है तो उसको काट दीजिए। लास्ट डिजिट जो है उधर जो है आपका राइट हैंड साइड का जो सबसे लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है? और फिर काउंटिंग करिए। एक अच्छा, लेफ्ट वाला 0 हो गया तो चलेगा, लेफ्ट में 0 है तो चलेगा, पहला 0 है, दूसरा 0 है, तीसरा 0 चलेगा। लास्ट वाला 0 जो है वो नहीं चलेगा, लास्ट का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने अंकों की है? 8 अंकों की संख्या। ये बात क्लियर हुई है आपको? इस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अब लास्ट डिजिट 0 आ गया, कट कर दीजिए। लास्ट डिजिट 0 नहीं ले सकते, इसको काटने के बाद फिर 0 आ रहा है, नहीं चलेगा, कट। फिर लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, फिर नहीं चलेगा, कट। तो जब तक 0 सारे 0 हट नहीं जाते, आगे से जो आपका इस साइड जो राइट हैंड साइड है उसमें जितने भी 0 आगे शुरुआत में आ रहे हैं वो सारे छोड़ने के बाद जब वो 0 नहीं आए, जब 0 आना बंद हो जाए, अशून्य आ जाए, 0 नहीं आए, बस तब काउंटिंग आपको शुरू करनी है। तब तक आपको पहले 0 का सफाया करना है, हिट लाना है, मच्छर मारने हैं, हिट लाना है और मच्छरों को मारना है। मच्छर को ना 0, आगे से जितने 0 है पहले वो हटाने। उसके बाद आपकी काउंटिंग शुरू होगी। 1 नंबर 2 3, तो ये कितने हुई? 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली। तो इस तरीके से ये संख्याएं काम करती है। यहां तक समझ में आया? कोई इशू नहीं। देखिए गहराई है, भी पूरी सारी बातें जो है वो धीरे धीरे समय दीजिए, आराम से तसल्ली से इसके ऊपर बात करेंगे, पढ़ते जाते धीरे धीरे। छोटी बातें हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है साहब। छोटे एग्जाम जो छोटे गणित पूछते हैं ना, उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है,
कहीं से भी आ सकता है, ऐसी ऐसी चीजें पूछ सकता है जो सरप्राइज कर देगा, यार ये तो इतना सिंपल सवाल पूछ लिया, इतना गहरा सवाल पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर छोटी से छोटी बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सारी बातें आपको क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान रखिए कि ये जो संख्याएं अभी आपने बनाई है, संख्याएं जो आपने बनाई है, संख्याओं को बनाने के लिए दो तरीके थे। वैसे तो कई और तरीके भी हैं, लेकिन उन्हें हम एक बार साइडलाइन करें। दो पॉपुलर तरीकों की बात करते हैं। जब बहुत सारे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए फ्रिज लेने जाते हैं, तो फ्रिज वाला आपको जो पॉपुलर ब्रांड है, जो उस समय चल रहे हैं, फेमस है, जो ज्यादा चलते हैं मार्केट में, उन्हीं के नाम बताएगा आपको कि भैया एक तो ये ले लो, एक ये है, एक ये, यही चलते हैं साहब। हो सकता है और भी 8-10 ब्रांड और भी हो मार्केट में, लेकिन वो उन्हीं के नाम बताएगा जो पॉपुलर होते हैं। तो सेम ऐसे ही संख्याओं जो बना रहे हैं हम, संख्या को जो बनाने के तरीके हैं, दो तरीके हमारे पास है, दो संख्या पद्धति हमारे पास है। संख्या पद्धति हमारे पास दो संख्या पद्धति जो है फेमस है। वैसे तो फेमस वो एक तो है, वो भी बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी नाम आता है। एक है रोमन पद्धति, जो रोमन साम्राज्य में चला करती थी। रोम का तो नाम सुना होगा आपने। तो रोमन पद्धति अब तो ये लगभग लुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ी थोड़ी दिखती है। कभी कभी हमारे जो जीवन है, आम जीवन में इसका रूप दिखता है। एक है दार्शनिक पद्धति, रोमन पद्धति, रोमन सिस्टम, रोमन सिस्टम। दूसरा होता है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। दो प्रकार की पद्धतियां जो है वो चलती है, रोमन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। देखिए क्या था, जब आप स्कूल में होते हैं तो आप अपनी क्लास का जो नाम है ऐसे नहीं लिखते 8, 9। आप अपनी क्लासों के नाम जो है, तो आपने देखा होगा, आप स्कूल में जब क्लास के नाम अपने लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, फर्स्ट, सेकंड, होता है ना क्लास का नाम। इस तरीके से आपका जो मार्कशीट होगी उसमें देखिएगा, इस तरीके से आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, है ना। ये इस तरीके से जो है 10वीं में कोई पढ़ रहा है तो वो इसको ऐसे लिखेगा, 10th, 11th, इस तरीके से इस्तेमाल करते नहीं करते। ये है रोमन। बात वही है, बात वही है। कोई 10वीं को अगर 10 लिखे तो क्या दिक्कत है, कोई 10वीं को 10 लिखे तो क्या दिक्कत है। अगर वो क्लास पहली क्लास को 1, 2, 3, 4 अगर इस तरीके से लिखे तो क्या प्रॉब्लम है। तो जवाब है साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो लिखने के अलग अलग दो तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे वो लिख लीजिए। ज्यादातर जो चीज परंपरा में चल जाता है, लोग नॉर्मली चलने लग जाता है, हम उसी का यूज करने लग जाते हैं। स्कूल का जो सिस्टम है वो ज्यादातर इसी पद्धति का इस्तेमाल करता है, तो हम फिर क्या विरोध है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर 5 को ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे, क्या दिक्कत है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमने 5 कैसे लिख लिया, है ना, तो कोई परेशानी नहीं है। दो प्रकार के सिस्टम है। हाँ, ये सिस्टम बहुत कम यूज होता है, ये सिस्टम जो है वो बहुत कम यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए, है ना, जानकारी तो होनी चाहिए। बाकी पढ़ना तो हमें यही सिस्टम है, क्योंकि यही सिस्टम जो है वो आगे तक जाता है। और आज हमारा जितना भी स्टैंडर्ड सिस्टम है, स्टैंडर्ड मतलब पूरी दुनिया में जो चलता है, वो ये डेसिमल सिस्टम है। तो जाना तो हमें डेसिमल सिस्टम के साथ ही है, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में तो अभी चर्चा की हुई है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भैया ये जो क्या करता है, एक जो होता है उसको 1, 2, 3, 4, ये 5 है, ठीक है। ये जो 1 है उसके लिए इस तरीके से लिखता है। जो 5 होता है उसको इस तरीके से वी लिखता है, वी का मतलब 5, है ना। और जो 10 होता है उसके लिए x का इस्तेमाल करता है, 50 के लिए l का इस्तेमाल करता है, 100 के लिए c का, 500 के लिए d का, और 1000 के लिए m का इस्तेमाल करता है। पहले देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा सिस्टम को कि कैसे काम करता है, कैसे। अभी हमने वो नंबर, अभी जो भी डेसिमल वाले हैं उनको भी सीखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। पहले रोमन वाले को समझते हैं। देखिए 1 आएगा तो ये 1 आ गया, फिर 2 आएगा, अगर 2 आता है, 2 आया तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, 1, 1। 3 आया तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1, 1, 1, 3 बार, 3 हो गया। 4 आया तो हम लिख देंगे 1, 4, 1, इस तरीके से। 5 आया तो हमारा ये वापस आ जाएगा। 6, फिर 6, 7, 8, जैसे ही 9 आएगा हम ये इस्तेमाल करने लग जाएंगे। ये हो गया 5, 4, 5, इसके बाद में 6, 7, 8, है ना। आप चाहे ऊपर वाली लाइनें खींचे ना खींचे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया 8, फिर 9 होते ही हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ये 9, ये हो गया हमारा 10, फिर 11, और फिर डैश डैश डैश, ये चलता रहता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो है सिस्टम काम करता है। ये जो सिस्टम है इस तरीके से काम करता है। तो हम एक नंबर पीछे जाना होता है तो आगे लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब वो -1 है। आगे एक लाइन खींच देते हैं, मतलब वो -1 है। जैसे देखिए 5th के आगे एक लाइन खींचे तो 5 + 1 6 हो गया, और 5 के आगे लाइन खींच रहे हैं तो एक कम हो जाता है, यानी 5 - 1 4 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे 8 लिखा हुआ है तो 5
5 तो ये हो ही गया, 5 6 7 8, ये 8 हो गया। ये 10 है, x का मतलब 10 होता है, उसके आगे लाइन खींची हुई है इसका मतलब 1 कम करना है, पीछे लाइन खींची हुई है इसका मतलब 1 जोड़ना है। तो इस तरीके से आपका चलेगा। एक नंबर ले लेते हैं जिसको बना के हम देखते हैं। मान लीजिए 25 आपको बनाना है, 25 आपको बनाना है, तो 25 बनाने के लिए आप यहाँ आइए। अब 25 को बनाने के लिए आपको 2 10 चाहिए होंगे। ये तो 50 है, 50 की तो जरूरत ही नहीं है, 25 है, 25 50 से तो छोटा ही होता है। तो आपको 2 तो 10 चाहिए होंगे और 1 5 चाहिए होगा। तो 2 तो 10 लगा दीजिए, ये 2 10 और 1 5, 2 10 और 1 5। और अगर मान लीजिए 26 चाहिए होता तो 26, तो आप क्या करते, 2 10 1 5 और 1 1, ये 26। अगर 24 चाहिए होता तो 2 तो 10 1 4 लगा दीजिए, ये 24 हो गया। तो इस तरीके से आपके ये नंबर बन जाते हैं। समझ रहे बातों को। चलिए एक और ट्राई करते हैं। सपोज कीजिए कि हमें 76 बनाना है, हमें 76 बनाना है। 76 कैसे बनेगा, 76। तो 76 के लिए हमें एक तो 50 चाहिए होगा और 2 10 चाहिए होंगे, 50 और 2 10 मिला के 70, 70 और 1 5 चाहिए होगा, 75 और 1 ये चाहिए होगा, 76 हो गया। बना लीजिए। L मतलब 50, फिर 2x 2L 1L 2x 1 5, ये आपका 76 बन गया। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है ना। और वैसे मैंने कहा कि ये कोई काम की चीज भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, कुछ ऐसा ना हो कि भैया कुछ छूट गया, छूटा कुछ नहीं है, ये है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेन तो है हमारा खेल इसका, सारा खेल ये है डेसिमल सिस्टम का। आइए डेसिमल सिस्टम को चलते हैं, यही है मजेदार चीज, मजेदार चीज, डेसिमल सिस्टम, हमारा सिस्टम। और अपनी चीज तो सबको ही प्यारी होती है, तो शुरू करते हैं डेसिमल सिस्टम, हमारा सिस्टम। हमारा कोई भी नंबर जब होता है, ध्यान से समझिएगा बात को, बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे जो नंबर है वो डेसिमल सिस्टम पे बने। डेसिमल का मतलब होता है 10, 10 के पहाड़े से बने हुए हैं, 10 के गुणज के रूप में बने हुए हैं। माना जाता है कि हमारी उंगलियां जो है वो 10 थी, तो जो भी चीजें उन्होंने बनाई, जो हमारे पूर्वजों ने बनाई, वो उंगलियों के आधार पे ही, उंगलियों के गुणज के रूप में ही बनाई। मतलब जो आपकी उंगलियां थी उसी के आधार पे ही आपने नंबरों को तैयार किया। जिसे आपका मान लीजिए कोई नंबर है 254, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे 254 को, तो 254 और कुछ नहीं, 10 का ही कोई ना कोई गुणज के रूप में है। जैसे 4 है, 4 हो गया 10 इंटू 0, और 10 की पावर 0 वो 1 होती है, 1 इंटू 4 4 हो गया। तो आपका ये पहले वाला अंक ये बन गया, ये देखिए 4 बन गया। फिर उसके बाद में अगला अंक है आपका 5, 5 को आपने 10 की पावर 1 से गुणा कर दिया, ये 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1 से, ये कितना बन गया, 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 54, ये देखिए अब ये आपके 2 संख्याएं बन गई। फिर अगली संख्या बनाने के लिए एक कदम और आगे बढ़िए, 2 गुणा 10 की पावर 2। अब आप काउंट कर सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 50 और ये आपका हो गया 4। सही है, ये नंबर इसी तरीके से बने हुए हैं। तो आपके सारे नंबर जो है वो 10 के पहाड़े पे बने हुए हैं, 10 का जो गुणज है उसके रूप में बने हुए हैं। मतलब 10 जो है उसका बेस है, इसे कहते हैं आधार। हमारा डेसिमल सिस्टम वो होता है जिसका आधार, मतलब जिसकी सहायता से किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है, वो है 10। हमारा बेस जो है वो 10 है, तो बेस 10 नंबर भी कहा जाता है इनको, बेस 10, बेस 10 नंबर, वो नंबर जिनका बेस 10 है। क्या फिर तो सर और बेस भी हो सकते हैं, 8 का 7 का, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है जिस सिस्टम पे काम करता है वो तो बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है, बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है। और नंबर जो होंगे उनका अलग अलग बेस होगा, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6। लेकिन 10 वाला इसलिए कि सुविधाजनक है, बहुत ही सुविधाजनक है, बड़ा ही आरामदायक है, परेशान नहीं करता। बाकी अगर आप बाकी सिस्टम को देखेंगे तो थोड़ा सा परेशान करते हैं, ये परेशान नहीं करता, बड़ा ही खूबसूरत सिस्टम है। देखिए कोई परेशानी की इसने, कोई परेशानी नहीं की। दशमलव वाले केस में भी ये परेशान नहीं करता, देखिए इसकी सुंदरता देखिए, 236.54 है, ठीक है, वैसे के वैसे ही बनेगा। एक बार 0.54 को भूल जाइए, एक बार सिर्फ इतने इतने को बनाते हैं। इतने के बारे में मैं भी आपको बता चुका, 6 गुणा 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2, और फिर आगे होता तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन चलता। अब दशमलव वाले को कैसे लिखा जाएगा, पीछे की तरफ चलेंगे, प्लस 5 इंटू 10 की पावर -1,
10 की पावर -1, 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2, ये लीजिए। यानी ये जो नंबर है अचर पद, जो आपका सबसे दशमलव वाला जो नंबर है, जहां दशमलव वाला नंबर है उससे पहले इस पद पे तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर 3, और इधर चलेगी 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। समझ गए? तो जो दशमलव है, जहां दशमलव लगा हुआ है, दशमलव से पहले वाला नंबर जो है वो 10 की पावर 0 का गुणज है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, उस तरफ 10 की पावर बढ़ते हुए क्रम में करेगी, इसमें 10 की पावर घटते हुए क्रम में जाएगी। तो दशमलव के बाद में 10 की पावर आप पीछे ले जाएंगे, याद रखिएगा, 10 की पावर कम करते हुए जाइए, -1, -2, -3, -4, और इधर आप 10 की पावर बढ़ाते हुए जाइए। इस तरीके से आपका नंबर बन जाता है, 10 की सहायता से बन जाता है। दशमलव वाले भी 10 से बन जाते हैं, बिना दशमलव वाले भी 10 से बन जाते हैं, यानी पूरा नंबर जो है वो 10 की सहायता से बनाया जा सकता है। ये है 10 की खूबसूरती। समझ में आ गया ये बेस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पूरा सिस्टम हो गया, क्लियर हो गया आपको? ये 10 का है। आपको ये आपसे पूछेगी 10 का सिस्टम क्या बेस्ट सिस्टम है? जवाब है नहीं साहब, बेस्ट सिस्टम नहीं है, और बेस्ट कोई भी सिस्टम नहीं होता। हर सिस्टम में अपनी अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती है, सबके पास होती है। बाइनरी सिस्टम के पास है, उसके पास कम अंक होते हैं, डेसिमल सिस्टम के पास ज्यादा अंक होते हैं, कोई और सिस्टम होगा उसके पास अलग खासियतें होगी। तो सबके पास अपनी अपनी कहानी है ना। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि सर एक काम करिए, आप 10 के जो सिस्टम है उससे चेंज होकर 2 के सिस्टम पे चले जाइए, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ये कुछ वैसे ही होगा, जो कोई आदमी है जो राइट हैंड से काम करता है, उसे आप कहेंगे यार एक काम करते, राइट हैंड से सारे काम बंद कर और लेफ्ट हैंड से शुरू कर, लेफ्ट हैंड से शुरू कर, तो वो लेफ्ट हैंड से शुरू करे, परेशान हो जाएगा वो, क्योंकि आदत उसे राइट हैंड की पड़ चुकी है। तो उसके सारे काम आराम से हो रहे थे, बढ़िया तरीके से हो रहे थे, राइट हैंड को उसने प्रभावी रखा था। अब वो लेफ्ट से करेगा तो परेशान हो जाएगा। तो सेम वही है, अब 10 को हमने एडजस्ट कर लिया, 10 के साथ हम यूज टू हो गए हैं, आराम से सब कुछ चल रहा है। अब इस सिस्टम को बदलना बेवकूफी होगा। इसीलिए जो है कंप्यूटर जब नए नए आए थे तो लगा उसको 10 का सिस्टम नहीं ऐड करेंगे, तो बाइनरी सिस्टम उसके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। पावर लो पावर हाई, 2 आधार पे 2 चीजें समझाने आसान होगी, तो उसमें वो सिस्टम इम्प्लांट कर दिया। हमारे वाले में जन्मजात ही डेसिमल सिस्टम इम्प्लांट है, उसमें वो चल रहा है। कोई और आने वाला जो फ्यूचर के कंप्यूटर्स होंगे कोई और होंगे, उसमें कोई और बेस सिस्टम इंक्लूड कर दिया जाएगा। काम सारे एक ही करते हैं, काम सारे एक ही करते हैं, नंबर बनाते हैं, नंबर काउंटिंग में काम मिलो चाहे कहीं काम मिलो। आपकी क्लास से रोमन पद्धति में लिखी जा रही है, वैसे ही काम करती है। जैसे अगर 1 2 जो अंग्रेजी अल्फाबेट, अंग्रेजी डिजिट है उसमें लिखी जाए तो भी वही काम करेगी। तो बदलता कुछ नहीं है। हाँ, सरल आसान मुश्किल इन पे बहस कर सकते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी हम इसके साथ एकदम सेट हो चुके हैं, अब इसके साथ कोई परेशानी हमें नहीं है, ये हमें हमारे घर का मेंबर सा ही लगने लग गया। तो ये हमारा है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब हमने इसमें एक कहानी आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि मान लीजिए कोई नंबर है, इस नंबर को देखिए, ये नंबर है, मैं आपको कहूं 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो आप कहेंगे, अब आप एक बार थोड़ी देर रुक जाएंगे, कहेंगे सर 4 तो दिख रहा है लेकिन एक 4 नहीं दिख रहा, कई 4 दिख रहे हैं। आप कौन से 4 की बात कर रहे हो, इस वाले 4 की या इस वाले 4 की या इस वाले 4 की? 4 तो कई है, कौन से 4 की बात कर रहे हो? तो बेटा यही कंफ्यूजन हो जाती है। जब एक ही चीज कई बार आए, कई बार आ रही हो, तो आप उसे अलग रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे जो संख्या होती है उसमें अंकों को अपनी जगह के आधार पे कुछ नाम दे दिए। जैसे ये वाला जो अंक था, जो सब पहला अंक होता है, इधर से इस साइड से हमारा जो पहला अंक होता है ना, पहला अंक जो होता है इसको इकाई का अंक कहते हैं, इकाई अंक। तो इकाई का अंक, इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 3 है। दहाई का अंक, दहाई का अंक। फिर तीसरा जो अंक होता है उसे सैकड़ा का अंक कहते हैं या सैकड़े का अंक। फिर इसको हम कहते हैं 1000 का अंक, इसे कहते हैं 10,000 का अंक, 10,000 का अंक। फिर उसके बाद वाला जो अंक आता है उसको कहते हैं 1 लाख का अंक। फिर 10 लाख का अंक, फिर 10 लाख के बाद में 1 करोड़ का अंक, 10 करोड़ का अंक, फिर 1 अरब का अंक, 10 अरब का अंक, 1 खरब का अंक, 10 खरब का अंक, फिर डैश डैश, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आसानी हुई। अब मैंने कहा कि भैया, आपने कहा, मैंने कहा 4 दिख रहे हैं, आपने कहा सर 4 कई दिख रहे, कौन सा 4? तो मैंने कहा दहाई के अंक वाला 4। तो आप तुरंत पहुंच गए कि इसकी 4 की बात हो रही है। अब हमने हर जगह का एक नाम रख दिया, क्योंकि 4 कई बार आ सकता है, 3 कई बार आ सकता है, 2 कई बार आ सकता है। तो हमने जगह को, हर जगह को नाम दे दिया। जैसे होता ना, सरोजनी नायडू मार्ग, नेहरू मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग। क्यों रखा? ताकि पहचानने में आसानी हो। तो हर अंक की जो जगह है उस जगह का नाम रख लिया गया। इस जगह का नाम है
इकाई का अंक, इसका नाम है दहाई का, सैकड़े का, हजार का, 10,000 का एंड डैश 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 डैश। ये हो गया। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? अब आपसे कोई पूछे दहाई का अंक कितना है तो आप कहेंगे 4, इकाई का अंक कितना है 3, सैकड़े का अंक कितना है 6, 1000 का अंक कौन सा है 4, 10,000 का अंक कितना है 5, 1,00,000 का अंक कितना है 4। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहचानने में आसानी होगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं, एक नंबर बनाते हैं 5 3 2 1 8 4, ये नंबर है। ठीक है, इस नंबर को उठाया। अब इस नंबर को आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वाले अंक को लिखेंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 के साथ गुणा करके। फिर है अगला 8, इसको आप लिखेंगे 8 गुणा 10 की पावर 1। फिर उसके बाद का जो नंबर है वो है आपका 1, ये हो गया आपका 10 की पावर 2। फिर आपका हो गया 2 10 की पावर 3। फिर हो गया आपका 3 10 की पावर 4 और 5। ठीक है, तो इसे बोलने का तरीका एक और भी है। आपने बोला इकाई का अंक, तो आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक वो होता है जो 10 की पावर 0 का गुणांक होता है। 10 की पावर 0 का जो गुणांक होता है वो इकाई का अंक होता है। तो बोलने के तरीके अलग अलग है। कान पकड़ रहे हैं, दायां पकड़े चाहे बायां पकड़े, है ना। मैंने पहले कहा कि परीक्षा ऐसी है, कुछ भी पूछ सकता है भैया, किसी से परहेज नहीं करेगा पूछते हुए, किसी भी चीज से वो परहेज नहीं करेगा। वो कह देगा इकाई के अंक को कहते हैं, इकाई के अंक को कहते हैं 10 की पावर 0 का गुणक। तो इकाई के अंक को 10 की पावर 0 का गुणांक कहते हैं। दहाई के अंक को, दहाई का अंक कौन है? जो 10 की पावर 1 का गुणक है। गुणक मतलब जो गुणा हो रहा है। और सैकड़ा, सैकड़े का अंक कौन है? जो 10 की पावर 2 का गुणांक है। ऐसे ही हजार, हजार, हजार का अंक 10 की पावर 1000 का अंक 10 की पावर 3 का गुणांक है। एंड डैश 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 चलता रहेगा। समझ गए? तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब दो चीजें और है, उनको हम ऐड कर लेते हैं। एक वर्ड है स्थानीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान, जातीय मान, या फिर इसको वास्तविक मान भी कहते हैं। दोनों ही बातें अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हल्का सा कंफ्यूजन जो है वो इनमें देखने को मिलता है, वो ना हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वास्तविक मान, स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है जब भी आप कोई नंबर बोल रहे हैं, जब भी कोई नंबर बोल रहे हैं तो उसको उसके गुणांक 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 के साथ में बोलना है आपको। साथ में बोलना है तब तो हो जाता है स्थानीय मान। साथ में बोलना है आपको, पूरा एक साथ बोलते हैं तो स्थानीय मान। ध्यान दीजिए इसमें। देखिए अगर खाली अंक बोल रहे हैं तो ये है जातीय मान। जैसे दहाई का अंक है, आपसे पूछे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक 8। दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना है? तो वो है 8 गुणा 10 यानी 80। फर्क समझ रहे? फर्क समझ रहे? अगर मैं आपसे पूछूं कि दहाई का अंक का जातीय मान कितना है, दहाई के अंक का जातीय मान कितना है, तो जवाब है 8। जो जितना अंक है बस उतना ही बताना है, जितना अंक है उतना ही बताना है। लेकिन स्थानीय मान पूछिए, मतलब उस स्थान पर मान कितना है, स्थान पर टोटल मान कितना है। वर्ड पकड़िए, स्थानीय मान मतलब उस स्थान पर टोटल मान कितना है, तो टोटल मान है 8 गुणा 10 80। तो ये हो गया 80। आया? इसको आप छोटी क्लास में इस तरीके से पढ़ते थे, 4 5 3 2। देखिए स्थानीय मान को समझा रहा हूं। तो स्थानीय मान आपको ऐसे पढ़ाते थे, ये सबसे पहला नंबर एज इट इज उतार दीजिए 6। फिर दूसरा लिया तो ये तो 2, ये तो 2 आ गया। इससे पहले आपको 0 लिखना होगा। इससे पहले जितने भी अंक थे, इससे पहले जितने भी अंक थे 0 लगा दीजिए। फिर अगले पे आ जाइए, यही चीज अगले के साथ चलिए। ये रहा 3 और इसके पीछे कितने थे? 2, तो 2 0 लग जाएंगे। 5 पीछे कितने हैं? 1 2 3, तो कितने 0 लग जाएंगे? फिर 4 1 2 3 4। ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान उस स्थान पर मान कितना है, स्थानीय मान उस स्थान पर मान कितना है, उस स्थान पर मान कितना है। लेकिन 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 जातीय मान 6 2, इकाई के अंक का 6, दहाई के अंक का 2, सैकड़े के अंक का 3, हजार के अंक का 5 और 10,000 के अंक का 4। यह है जातीय मान या वास्तविक मान।
जातीय मान या, क्लियर हुआ? समझ में आ गया किस तरीके से होता है? स्थानीय मान का मतलब है पूरे नंबर को बताना है कि पूरा नंबर कितना है, वो जहां भी है उस पूरे नंबर को बताना है। कई जगह गलती, अब ये गलती मत कर दीजिएगा भाई, कोई पूछे 1 का स्थानीय मान कितना है, तो ये जो है अगर इस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, इस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो जातीय मान तो हुआ 1, जातीय मान हुआ 1, स्थानीय मान हुआ 1, और उसके बाद में जो भी नंबर है उनको हटा के उनकी जगह 0, तो 100। ये है स्थानीय मान। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छे से समझ में आया नहीं है? चलिए थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा सा और खेल खेला जा सकता है। आ जाओ फिर से आ जाइए। 5 4 5 6 8 0, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि भैया जो 6 है उसके बारे में थोड़ा सा खुल के बताइए, 6 के बारे में, तो भैया बता देते हैं कि 6 का जातीय मान या वास्तविक मान तो है 6, इसका जातीय मान तो जो दिख रहा है, जितना दिख रहा है उतना है, लेकिन अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो वो है 6 0 0 0, 6 0। अब कोई पूछे 0 का बताइए, अब थोड़ा टेढ़ा हो गया कि ये जो 0 है इसका जातीय मान बताइए, तो जातीय मान तो हो गया 0, जातीय मान हो गया 0। कोई स्थानीय मान बताइए, इसका जो स्थानीय मान है वो बताइए, लीजिए स्थानीय मान, ये रहा 0, इसके पीछे 0, 0 0 यानी 0 ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई नियम नहीं बदलना, ऐसा नहीं कि 0 आ गया तो कुछ नियम बदल देंगे, नहीं, नियम वही है, तरीका वही है, वही बातें करेंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, संख्याओं की गणना। संख्याओं की गणना से मतलब है कि 2-2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती है। क्वेश्चन में आपसे पूछे कि 2-2 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। हमारा जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसमें 2-2 अंकों की संख्याएं कितनी होती है, या 3-3 अंकों की संख्याएं कितनी होती है, या 4-4 अंकों की संख्याएं कितनी होती है, या 1-1 अंक की कितनी होती है। तो 1-1 अंक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1-1 अंक की तो 0 से 9 तक टोटल 10 होती है। 0 से काउंट करना शुरू करें, 10 तक जाएं तो टोटल आ गए 10, ठीक है। और 2-2 नंबर की है जो 10 से शुरू होती है, 99 तक जाती है, तो ये कितनी होगी? हमें पता है कि 1 से लेकर 100 तक अगर हम जाएं, 1 से लेकर 100 तक जाएं तो 100 होती है, और उस 100 में से 99 तक जाना, 100 नहीं लेना, और 1 से लेकर 9 तक नहीं लेना, टोटल 10 निकाल दीजिए, तो कितनी बची? 99 संख्याएं। तो 2-2 अंकों वाली 99 होती है। 3-3 अंकों वाली यानी 100 से शुरू होकर 999 तक जाएगी, ये कितनी होंगी? ये भी है 1000 वाली एक संख्या, 4 अंकों वाली होगी 1000 वाली, वो निकाल दीजिए। 1 से लेकर 99 तक वो निकाल दीजिए, तो 1 से 99 प्लस 100 निकल गई, तो टोटल 1000 थी, 1000 में से 100 गई, ये होगी 900। तो इस तरीके से 1-1 अंक वाली होती है 10, 2-2 अंक वाली, 2-2 अंक वाली है 90, 3-3 अंक वाली है 900, 4-4 अंक वाली है 9000, 5-5 वाली है फिर आगे 90,000 एंड डैश डैश डैश। एक दूसरा तरीका भी, एक अच्छा थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका भी है कि अगर मान लीजिए आपसे सीधे पूछे कि 4-4 अंकों की 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है, तो एक बॉक्स बनाइए। 4 अंकों की संख्या होने का मतलब वो बॉक्स में 4 संख्याएं होंगी, 1 2 3 और 4। देखिए गिनने वाला झंझट से मैं मुक्त करना चाहता हूं आपको। 4 अंकों की संख्या है, 4 बॉक्स, 4 खाने बनेंगे। इस खाने में 0 तो नहीं आ सकता, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 नहीं आ सकता। मतलब इस खाने में आप 9 प्रकार से भर सकते हैं। तो पहले खाने में 0 नहीं आ सकता, कोई भी 4 अंकों की जब संख्या बनेगी तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, क्योंकि याद रखिए जब हमने कहा था कि 0 अगर होगा तो 4 अंकों की हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 जो है आगे जो 0 है वो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे 0 होने से उसे अंक नहीं माना जाता है ना। तो यहाँ आप 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 9 में से कोई भी अंक यहाँ हो सकता है। इस खाने में आपके पास 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे 0 नहीं हो सकता, बीच में कहीं भी 0 हो सकता है। यानी यहाँ 10 तरीके से आप कुछ भी भर सकते हैं। इस खाने में भी 10 प्रकार से कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ भी 10 तरीके से कुछ भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके नंबर बनेंगे 4 अंकों के, 4 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 9000। 4 अंकों की कुल संख्या 9000। क्लियर हुआ? आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात। तो बड़ा आसान तरीका है, आप गिन के भी निकाल सकते हैं, और ऐसे चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। भी 4 अंकों की है, 4 अंकों की तो पहला खाना जो है वो 9 प्रकार से भरा जा सकता है, बाकी सारे खाने 10 प्रकार से, क्योंकि बाकी खानों में 0 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आगे वाले खाने में नहीं रखा जा सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो बातें। एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे जो अंक है हमने कैसे बनाए हैं, हमारा जो नंबर सिस्टम है वो एक एक अंकों की संख्या है, दो दो अंकों की संख्या है, तीन तीन अंकों की संख्या है, चार चार अंकों की संख्या है। तो जिस संख्या में जितने ज्यादा अंक है वो उतनी बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी होती है। चार चार अंक तीन तीन अंकों की संख्या से बड़ी होती है, चार अंक की हर संख्या तीन तीन अंक की हर संख्या से बड़ी है। पांच पांच अंक की संख्याएं चार चार अंक वालों से बड़ी है, छह छह अंक वाली होता है ना। क्लियर हुआ? बात समझने मैंने क्या कहा? हर चार अंक की संख्या, चार अंक की कोई भी संख्या, चार अंक की कोई भी संख्या बड़ी होगी तीन अंक की प्रत्येक संख्या से, तीन अंक की प्रत्येक संख्या से। आप तीन अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, चार अंक की कोई भी संख्या ले लीजिए, चार अंक की हर संख्या, चार अंक की प्रत्येक संख्या जो चार अंकों से बनी हुई है वो कोई भी संख्या ले लीजिए, और तीन अंक की कोई भी संख्या ले लीजिए, चार अंक की हर संख्या तीन अंक की संख्या से बड़ी होती है। चार अंक की हर संख्या, चार अंकों में अगर हम छोटी से छोटी भी संख्या लें, छोटी से छोटी, चार अंकों में छोटी से छोटी संख्या लें तो वो 1000 होगी, छोटी से छोटी। और तीन अंकों में बड़ी से बड़ी लें तो वो होगी 999। तो बताइए 1999 से बड़ा हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो हमारे नंबरों की बनावट ही ऐसी है, ज्यादा अंक जिस संख्या में है वो बड़ी होती है, कम अंक जिसमें वो छोटी होती है। क्लियर है? अब दो संख्याएं समान अंकों की हो, तो मतलब चार अंकों की चार अंकों की हो, तो बड़ा छोटा कैसे पहचाना जाता है? थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे नॉर्मली आपको आता है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं, इसमें तो कोई झंझट है ही नहीं। एक संख्या चार अंकों की और एक तीन अंकों की, तो चार अंकों वाली बड़ी है चाहे वो कोई भी हो, चार अंकों वाली बड़ी है चाहे वो कोई भी हो, जिसमें जितने ज्यादा अंक है वो उतनी बड़ी है, तो झंझट ही खत्म। लेकिन क्वेश्चन तब है जब दोनों ही संख्याएं बराबर अंकों की हो, तो बराबर अंकों की हो, तो जैसे 2943, 2957, दोनों ही चार अंकों की है, दोनों ही चार अंकों की है, ये भी चार अंकों की है, ये भी चार अंकों की है। तो हमारी बनावट कैसी है? देखिए मैं आपको आराम से आप पहचान लेंगे, आराम से पहचान लेंगे ये बड़ी है छोटी है। मैं तो आपको वो बारीकियां समझा रहा हूं कि बनाया कैसे गया है सिस्टम को, हमारे नंबर सिस्टम को बनाया किस तरीके से गया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप चाहे कोई 4th क्लास के बच्चे को बता दीजिए, वो बता देगा बड़ी कौन सी है। लेकिन पता है, मैं ये बताना चाहता हूं कि संख्याओं को बड़ा छोटा बनाया कैसे गया है। वो देखिए, आप हमेशा आगे से जो क्रम है वो चेक करते हैं। फर्स्ट, पहले यहां से इनमें से जो भी पहले वाले को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट को सबसे बड़ा अंक जो है, सबसे बड़ा अंक कौन सा? ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 लाख, जो भी सबसे बड़ा अंक है, पहले बड़े अंक को कंपैरिजन होता है। अगर बड़े अंक में से जिसका भी अंक बड़ा है, जिसका भी सबसे बड़ा अंक सबसे बड़ा है, वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन मान लीजिए वहां टाई हो गया, जैसे हजारवां अंक चेक किया, इसमें सबसे बड़े अंक है हजारवां अंक चेक किया, हजारवां अंक दोनों का बराबर था। अगर जिसका भी हजारवां अंक बड़ा होता वो संख्या बड़ी हो जाती, लेकिन हजारवां अंक टाई हो गया, कोई बात नहीं, हजारवां अंक टाई हो गया। अब जो सैकड़े का अंक है वो चेक करिए, जो सैकड़े का अंक है वो चेक करिए, सैकड़े के अंक पे भी टाई हो गए, कोई बात नहीं, जिसका सैकड़े का अंक बड़ा होता वो बड़ी हो जाती, नहीं हुआ। फिर दहाई का अंक जो है वो चेक करिए, दहाई का अंक इसका बड़ा हो गया, इसका बड़ा हो गया, तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ऐसे होता है कंपैरिजन। पहले तो जो सबसे बड़े अंक है ना, सबसे बड़े अंक 1000 का है या 10,000 का है या 20,000 का है या 10,000 का है या 1 लाख का है या 10 लाख का है या 1 करोड़ का है, वहां से सबसे बड़े वाले अंक से कंपेयर करना शुरू करते हैं। जिसका बड़ा हो गया वो बड़ी हो जाएगी। फिर जब तक खेल बराबर पे चलता रहता है, पहली बार जहां भी वो बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो गया या वो बड़ा हो गया, जीत वहीं घोषित कर देते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन होता है। नंबरों को बनावट ऐसी है। क्लियर हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले यहाँ पे एक बार दोबारा से डिस्क्लेमर दे देता हूँ। कई बच्चों को लगता होगा ये तो हमें पहले से ही पता है, ये मैं आपको पहले से ही पता है। देखिए, टीचर जो पढ़ाता है ना, वो सबके लिए पढ़ाता है, आप में से कोई हो सकता है बहुत ब्रिलियंट हो, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो एवरेज हो, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो अंडर एवरेज हो, बहुत कमजोर हो। तो टीचर को जो होता है वो इस तरीके से पढ़ाना होता है कि सबके लिए वो समझ में आए, है ना। और किसी को क्या नहीं आता होगा, किसी को क्या नहीं आता होगा, तो इसलिए हम इस तरीके से चुनाव नहीं करते। तो चलिए अब जो है समुच्चय पढ़ते हैं, संख्याओं के समुच्चय। बहुत प्यारा टॉपिक है। अभी जो बेसिक हमने जो सिलेबस था, सिलेबस का पार्ट यहीं से शुरू होगा, संख्याओं का समुच्चय। और ध्यान से समझिएगा और मजा भी लीजिएगा। सेट ऑफ
नंबर्स। सबसे पहला समुच्चय जो हमारे पास आता है वो है प्राकृत संख्या, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि सबसे पहली आवश्यकता क्या रही होगी, सबसे पहली मानव सभ्यता की जब विकास हो रहा था उस समय पहली आवश्यकता क्या रही होगी, गिनती की, है ना। आपके कुनबे में कितने लोग हैं, परिवार में कितने लोग हैं, झुंड में कितने लोग हैं, कबीले में कितने लोग हैं, वो जहां भी जिस भी झुंड में रहते होंगे उस झुंड में सदस्यों को काउंट करने की जो पहली शर्त रही होगी कि भैया कितने लोग हैं, शिकार के लिए कितने निकले, वापस कितने आए, है ना, कितने बचे हैं, कितने हो गए। जिस कुनबे से लड़ाई होती थी आपस में संघर्ष भी होता होगा जीने के लिए, तो संघर्ष होता होगा तो हमारे कुनबे में कितने लोग हैं, उनके कुनबे में कितने लोग हैं, जो कंपैरिजन होता था वो कैसे होता होगा। आपने किसी जानवरों के दल के ऊपर अटैक करना चाहते हैं कि कई एक बार में ही कई जानवर हमें मिल जाए, तो कितने जानवर का अटैक हम कर सकते हैं, हम कितने लोग हैं और उस पर कितने जानवरों पे हम अटैक कर सकते हैं, कितने लोगों को, कितने जानवरों को एक समय एक साथ शिकार किया जा सकता है। तो इनकी काउंटिंग की जरूरत है, वो जरूर पड़ी होगी, जरूर जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि बिना काउंटिंग किए हुए ये कर पाना असंभव है। और अगर थोड़ा सा सभ्यता को और आगे बढ़ाएं और उसके बारे में और बात करें, जानवरों को पाला होगा, जानवरों को रखा होगा उन्होंने, शिकार किया, जितने दिन शिकार किया, जैसे जैसे वो समझदार बने उन्हें ये भी लगा कि जानवर का शिकार हर समय अच्छा नहीं होता, कई बार जानवरों को पालना भी बेहतर हो सकता है। जैसे ऊन के लिए पालना, भेड़ को ऊन के लिए पालना, गायों को बकरियों को दूध के लिए पालना, तो उन्हें मारना वन टाइम हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें रखा जाए, उन्हें पाला जाए तो वो हमें बार बार जो है उपयोग आ सकती है। मुर्गियां हैं, मारने से एक बार आपको हो जाएगा, लेकिन अगर आप उन्हें पालेंगे तो हर रोज आपको अंडे मिलेंगे। तो ये सोच भी जरूर, क्योंकि समझदार बना होगा, समझदार का तो निशानी यही है कि वो चीजों से, एक चीज से कई बार फायदा उठा सके। तो जब ये चीजें रही होगी, तो जब मान लीजिए भेड़ों का एग्जाम्पल ले लीजिए, भेड़िया अगर पाली होगी तो भेड़ों को, भेड़ जो है उनको सुबह छोड़ा होगा, तो भेड़ों को जब छोड़ा होगा तो शाम को जब वो वापस आई होगी चरने के बाद में, तो वापस उतनी भेड़ें आई नहीं आई, कुछ गायब तो नहीं हो गई, कुछ रास्ते में रह तो नहीं गई। तो ये कैसे पता लगेगा, ये बिना काउंटिंग के पॉसिबल नहीं था, बिना काउंटिंग के ये पॉसिबल नहीं था। तो काउंटिंग जरूरी थी, यानी सभ्यता के विकास में काउंटिंग का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहला नंबर जो धरती पे आया होगा, जैसे एक गणितज्ञ थे क्रॉनिकल ने कहा था कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो भगवान का बनाया हुआ है, नेचुरल नंबर जो है वो भगवान के बनाए हुए हैं, क्योंकि ये वो बेस है। आप कहीं से भी शुरू करिए, अगर काउंटिंग है वो आपके जीवन का एक हिस्सा है, आप गणना करते हैं, गिनते ही है ना। बच्चा भी जब पहली बार स्कूल में जाता है सबसे पहले वो यही सीखता है 1 2 3 4 5, हिंदी मीडियम में तो 1 2 3 4, ये जरूरी है, शुरुआत इसी से होती है ना। बच्चे को हम भी सिखाते हैं तो यही सिखाते हैं 1 2 3 4, है ना। तो ये है काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर, प्राकृत संख्याएं। इसको एन इस तरीके से नॉर्मल किताबें ऐसे लिखती है ताकि खाली एन जो है ना, एक सिंपल एन जो है कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि नॉर्मली एन हम और भी गणित में और भी चीजों के लिए एन का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो संख्याओं वाले एन पे डबल लाइन खींच देंगे, मतलब ये कोई एन सामान्य एन नहीं है, बल्कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसको दर्शाने वाला एन है, ये दुर्लभ एन है। समुच्चय का चिन्ह लगाया। और नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, उसके बाद में लगातार डैश 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 डैश, ये चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। कुल मिला के अगर इसकी बात करें कि इसमें कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं अनंत। इसमें कितनी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं, इसमें अनंत संख्याएं हैं। हर आने वाली संख्या पिछली संख्या से बड़ी है। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। तो हर नंबर, आगे आने वाला नंबर उससे बड़ा है। इस तरीके से ये लगातार चलते रहते हैं। शुरुआत होती है 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 डैश डैश, इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है। यहाँ पे आप जितने भी नंबर देखेंगे, हर नंबर के आगे एक नंबर है, हर नंबर के पीछे एक नंबर है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस पे पहले एक बार क्वेश्चन भी बना हुआ है। हर नंबर आप यहाँ पे देखेंगे, हर नंबर जो है, जैसे 5 है, 5 के आगे एक नंबर है, 5 के पीछे एक नंबर है, 5 के आगे एक नंबर है, 5 के पीछे एक नंबर है। जो पहले है उसे कहते हैं पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्व में आया हुआ। और जो आगे है उसको बोलते हैं परवर्ती, परवर्ती। जो आगे है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, प्रीडेसर, सक्सेसर। पूर्ववर्ती, प्रीडेसर, प्रीडेसर, सक्सेसर। ये वर्ड ज्यादातर आप इतिहास में सुनते हैं।
इतिहास में ज्यादातर सुना जाता है, क्योंकि राजा का बेटा राजा का कंसेप्ट जो था वो इतिहास में आपको देखने को मिलता है। तो एक राजा से जो राजा रहा उसने किसी न किसी की जगह ली होगी, कोई ना कोई राजा, उसका पिताजी रहा या कोई रहा, दादा रहा, चाचा रहा, उसकी जगह उसने ली होगी। तो उससे पहले कौन था? जो राजा था उसको पूर्ववर्ती कहा जाता है। आप किसी को विकिपीडिया पे इतिहास पढ़ेंगे तो बताएगा कि इसने जो पद लिया है वो किससे लिया, और फिर इससे भी किसी ने लिया होगा, चाहे उसने खुद दिया हो चाहे छीना हो, कोई तो उससे लेगा। तो हर जो राजा रहा उससे पहले कोई ना कोई पूर्ववर्ती और कोई ना कोई परवर्ती रहा होगा। लेकिन एक राजा ऐसा रहा होगा जिसने खुद ही, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, जिसने अपना राजकाज खुद ही बिठाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वन के साथ थोड़ा सा कहानी अलग है, वन की कहानी थोड़ी सी अलग है। वन थोड़ा स्पेशल केस है। वन का पूर्ववर्ती तो है, परिवर्ती तो है, लेकिन पूर्ववर्ती नहीं है। वन का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, वन का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। वन से पहले कोई नहीं है, वन का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। वन अपने आप में फर्स्ट है, वन ही पहला है, यानी यही शुरू करेगा। इसके बाद में, इसके बाद वाले नंबर जरूर है, से पीछे कोई नहीं है। यहाँ पे एक खास बात और है बनावट में, एक प्यारी चीज और है कि अगर आप किसी भी नंबर को इस श्रृंखला में, इस समुच्चय के अंदर, अगर आप किसी भी नंबर को x बोले, किसी भी नंबर को अगर x बोले, तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर जो होगा वो x+1 होगा। एक जुड़ने पर आपको अगला नंबर और एक घटाने पर आपको पिछला नंबर मिल जाएगा। हर नंबर के साथ ये कहानी आप चला सकते हैं। उसमें एक जोड़िए, आपको उसका अगला नंबर मिल जाएगा, आप उसमें से एक घटाएंगे, आपको पिछला नंबर मिल जाएगा। यानी हर नंबर इस तरीके से चलते रहते हैं। ये नेचुरल नंबरों की बनावट है, ये नेचुरल नंबर की बनावट है। एक और दो के बीच में जगह खाली है, कुछ नहीं है, सीधा एक है। एक के जस्ट बाद दो है। अगर कोई पूछे कि नेचुरल नंबर में एक के बाद कौन होगा, तो दो होगा। दो के बाद कौन होगा, तीन होगा। तीन के बाद कौन होगा, चार होगा। एक से पहले कौन होगा, कुछ नहीं होगा। ये नेचुरल नंबरों को समझिए। नेचुरल नंबरों में 1.1, 1.2 नहीं आते हैं। नेचुरल नंबरों में 1.1, 1.2 नहीं आते। नेचुरल नंबरों में 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, अनंत तक चलती रहती है। समझ गए बात? इसमें कोई भी पद बीच में से गायब नहीं है, लगातार है। यह है नेचुरल नंबरों की बनावट। क्लियर हुई? चलिए, नेचुरल नंबरों की बनावट ये सही था, प्रकृति में ऐसा ही होता है, प्रकृति में ऐसा ही होता है। लेकिन इंसान जो था उसे तो प्रकृति के साथ लड़ाई करनी थी, संघर्ष करना था। और हमारा कोई कहे कि प्रकृति हमारा साथ देती है, नहीं, इंसान जो है वो प्रकृति से संघर्ष में रहा। आज बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, आंधियां आती है, भूस्खलन होता है, बर्फबारी होती है ना। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदाएं जिनको कहा जाता है, भूकंप आता है, इसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इंसान ने अपने आप को इन सारे संघर्षों से बचाया है। और बचाने में क्या चीज काम में आई है? उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसकी सोचने की ताकत, उसका कुछ नया करने की ताकत। ये जो ताकत है, इस ताकत ने उसे बचाया। भूकंप तो लगातार आते रहेंगे, तो उसने अपने आप को तैयार किया कि किस तरीके से भूकंप से बचा जा सकता है। बाढ़ आती रहेगी, प्रकृति अपना प्रकोप लगातार दिखाती रहेगी। कोई कहे कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया, ठीक है, वही कारण है। लेकिन अगर आज आपसे 1000 साल पहले पीछे जाके भी देखें, तब भी तो हुआ ऐसा। डायनासोर लुप्त हुए थे, उस समय कौन सा पर्यावरण प्रदूषण था? डायनासोर जिस समय लुप्त हुए थे, पूरी की पूरी डायनासोर, पूरी पृथ्वी जो है वो खत्म हो गई थी। उस समय कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं थे, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई गाड़ियां नहीं थी, फिर भी तो प्रलय हुई थी। तो प्रकृति लगातार प्रलय लाती रही है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं वो करती रही है। इंसान की जो प्रवृत्ति है, इंसान सर्वाइव इसीलिए कर पा रहा है कि वो प्राकृतिक आपदाओं में अपने आप को संभाल पा रहा है। और इस संभालने में जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी ज्ञान, उसका नॉलेज। और नॉलेज उसका कहां से आया? अपने आप से सवाल पूछना और उसके जवाब ढूंढना। यहां से सवाल उठा कि ठीक है, ये बात सही है, मेरे पास जब मैं कोई चीजें गिनूंगा, मेरे पास गाय है, मैं गाय को गिनूंगा, तो मैं क्या करूंगा? एक गाय को 1 नंबर दे दूंगा, दूसरी गाय को 2 नंबर, तीसरी गाय को 3 नंबर, चौथी गाय को 4 नंबर। हर गाय के साथ में एक नंबर अटैच कर दूंगा, अटैच, पिन करने जैसा। भैया ये गाय 1 नंबर, ये 2 नंबर। जैसे स्कूल में आप रोल नंबर देते हैं बच्चों को, बच्चे का नाम रोल नंबर नहीं है। बच्चे रमेश 1 नंबर, महेश 2 नंबर, सुरेश 3 नंबर, विनोद 4 नंबर, ये 5 नंबर। आपने हर बच्चे को एक नंबर में अलॉट कर दिया, उसको एक नंबर दे दिया, ताकि लास्ट जब नंबर पूरा हो तो आपको पता चल जाए कि क्लास में कितने बच्चे हैं। हुआ? ये होता है नंबर सिस्टम देने का। लेकिन इंसान ने ये जब पूछा, पहली बार पूछा, तो ये इस बात को समझाता है कि इंसान सीमाओं को पार कर रहा है। उसने पहली बार पूछा कि बताइए कि क्या होगा जब क्लास में कोई नहीं होगा, जब क्लास खाली होगी तो क्या होगा। तो ये था जब उसने पहली बार कल्पना में सोचना शुरू किया।
पहली बार कल्पना में सोचना शुरू किया। नहीं तो जब वो देख रहा था बस वही वो सोच रहा था। पहली बार उसने वो तय किया जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि क्लास जब खाली होगी, और ये जरूरत भी नहीं है, लेकिन दिमाग को शांत करने के लिए उसने पहली बार सवाल पूछा होगा कि जब क्लास में कोई नहीं है, छोटा बच्चा पूछता है, इसका मतलब है वो बच्चा जो है वो गणितीय समझ और अपनी जो समझ की सीमाएं हैं उससे आगे बढ़ रहा है। जब वो ये पूछे कि क्लास में कोई ना हो, जीनियस की पहचान ऐसी होती है, ऐसे सवाल पूछेगा जो पूरे तरीके से वैलिड है और सीमाओं से परे है। क्लास में कोई नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? जवाब है 0 बोलेंगे। जब क्लास में कोई नहीं होगा तो 0 बोलेंगे। तो यानी प्राकृत संख्याओं को अब एक्सटेंड करने की जरूरत थी, बढ़ाने की जरूरत थी, तो बढ़ाकर हमने एक नई प्रकार की संख्याएं बनाई। ये तो थी प्राकृत संख्याएं। नंबर 2 आई पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक नहीं बेटा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, वर्ड में फर्क है, पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में फर्क है। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। इसको ये कहा गया कि होल नंबर। होल नंबर का मतलब सब हो गया भैया, इसमें हमने सारे नंबर डाल दिए। लेकिन सारे नंबर कैसे डाल दिए? इंसान का दिमाग कभी रुकता है क्या? तो जब इंसान का दिमाग ही नहीं रुकता तो फिर कोई चीज अपने आप में पूरी होने ही नहीं देगा। वो उसका दिमाग फिर एक सवाल उठाएगा, आप उसको कोई भी मोबाइल दोगे तो वो फिर डिमांड करेगा कि इस मोबाइल में काश बैटरी और अच्छी होती, काश इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा और अच्छा होता, काश इसका कैमरा थोड़ा और अच्छा होता। आप आदमी को चाहे जो मोबाइल दे दीजिए, हर बार वो असंतुष्ट होगा किसी ना किसी बिंदु को लेकर। ये बुरी बात नहीं है, ये नकारात्मकता नहीं है, ये सकारात्मकता है। वो स्पेस खाली छोड़ रहा है सुधार, ये बेहतर चीज है। तो आपने 0 को भी शामिल कर दिया, यानी अब आपने क्या किया? आपके जो नेचुरल नंबर थे उसमें यूनियन कर दिया। यूनियन का मतलब मिक्स कर दिया 0 को, कि भैया ये लो हमारी तरफ से 0 गिफ्ट है, 0 अब आपके पास शामिल हो जाएगा। तो ऑल नंबर्स में क्या आ गया? 0 आ गया। फिर हम आगे बढ़े, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मानव कहाँ रुकने वाला था? वो बढ़ा, एक कदम और आगे बढ़ा और उसने तीसरी टाइप की संख्याओं को लॉन्च किया, है ना। जैसे ओप्पो वीवो नया मोबाइल लॉन्च करते हैं, इन्होंने तीसरे प्रकार की संख्या को लॉन्च किया जिसका नाम था पूर्णांक, जिसे कहा गया इंटीजर, पूर्णांक। ये क्यों आए, किस लिए आए? मान लीजिए मैंने राम को 500 रुपए उधार दिए, राम ने मुझे 500 रुपए उधार दिए। क्या ये दोनों बातें एक है? ध्यान से सुनिए मेरे क्वेश्चन को। मैंने राम को 500 रुपए उधार दिए, राम ने मुझे 500 रुपए उधार दिए। क्या दोनों बातें एक है? बात तो 500 की चल रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों 500 एक नहीं है। ये दोनों 500 एक नहीं है। मैंने रमेश को राम को 500 दिए और राम ने मुझे 500 दिए। दोनों बातें है 500 की बात ही, दोनों ही 500 की बात है, लेकिन फिर भी दोनों सेम नहीं है। दोनों ही 500 की बात है। बैंक खाते में 500 जमा करवाए या बैंक खाते से 500 निकलवाए, क्या दोनों बातें एक है? अगर एक बात है तो सारी बैंकें ठप हो जाएंगी। अगर दोनों बातें एक है तो सारे बैंक ठप हो जाएंगे। 500 जमा कराना और 500 निकालना अलग अलग बात है, चाहे 500 सेम ही क्यों ना हो। मैं रमेश की तरफ 500 कदम चला या रमेश मेरी तरफ 500 कदम चला, ये बात ठीक है कि हम दोनों के बीच की दूरियां कम हुई है, जो है ना, हम अच्छे हो गए, अच्छे दोस्त बन गए, यूं समझिए। वो मेरी तरफ आया या मैं उसकी तरफ गया, लेकिन फिर भी अंतर है। मेरा 500 कदम चल के उसकी तरफ जाना और उसका 500 कदम चल के आना, मेरी तरफ आना अलग है। दोनों ही बातों में फर्क है। तो ये जो फर्क है, ये जो दो 500, दो भिन्न भिन्न प्रकार के 500 है, हमें इसको अलग रखना था। तो इनको अलग अलग रखने के लिए हमने प्लस और माइनस के चिन्ह का इस्तेमाल किया। प्लस और माइनस के चिन्ह का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि जब मैं राम को दूंगा तो मैं प्लस लगाऊंगा, और जब राम मुझे देगा तो मैं माइनस लगाऊंगा। ये लीजिए, अब ये प्लस और माइनस क्लियर हो गया। ये पहले वाला प्लस का मतलब है कि मैं राम को दे रहा हूं, प्लस का मतलब है मैं राम को दे रहा हूं, माइनस का मतलब है राम मुझे दे रहा है। दो 500 है, दो 500 है। एक है जो मैंने राम को दिए, एक वो है जो राम ने मुझे दिए। तो मैंने तय किया कि जब भी मैं किसी को दूंगा तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, और कोई मुझे देगा तो मैं माइनस का लगाऊंगा, जिससे पता चल जाएगा कि मैंने दिया या उसने मुझे दिया। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से एक नंबर और क्रिएट हो गया। हर नंबर जो है वो डबल हो गया, हर नंबर डबल हो गया। 0 0, मैंने राम को 0 दिए, राम ने मुझे 0 दिए। 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, कल्पना है। कल्पना है तो उसने दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ है ही नहीं।
है ना। मैं 0 कदम चला या वो 0 कदम चला, चला कोई नहीं है, कल्पना है। और कल्पना में कोई राम मुझे दे या मैं राम को दूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो वो 0। तो 0 का कोई प्लस माइनस का कोई अर्थ ही नहीं बचा। हाँ, 1 का फर्क है, 1 रुपया उसने मुझे दिया या मैंने उसको 1 रुपया दिया, फर्क पड़ेगा। 2 रुपया उसने मुझे दिया या मैंने उसको दिया, फर्क पड़ेगा। 3 रुपया उसने मुझे दिया या मैंने उसको दिया, फर्क पड़ेगा। एंड डैश डैश, इस तरीके से आपके नंबर तैयार हो गए, जिसे पूर्णांक कहा गया। पूर्णांक में अब आप देख सकते हैं 3 प्रकार की संख्याएं हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गहरी गहरी बातें करूंगा, मिस मत करिएगा। यहां भैया 3 प्रकार की संख्याएं हैं। एक आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या, -1, -2, ये है ऋणात्मक संख्याएं। दूसरी है धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक कौन से? +1, +2, +3, +4, +5 एंड डैश डैश डैश। और तीसरी संख्या वो है ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, न ही धनात्मक न ही ऋणात्मक, वो है 0। 0 को ना प्लस माना जाएगा ना माइनस माना जाएगा। तो अगर कोई कहे पूर्णांक धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं तो जवाब है गलत। सिर्फ धनात्मक ऋणात्मक नहीं होते, बल्कि इसमें एक तीसरे प्रकार की संख्या और है जो ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन है, सब घुमा लेता है, घुमा के पूछेगा कि पूर्णांक का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। नहीं, पूर्णांकों का मतलब 3 चीजें हो सकती है, धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक हो सकते हैं, और तीसरा वो है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे इंसानों के 2 जेंडर होते हैं, ना साहब, मेल फीमेल नहीं, 3 जेंडर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार अब 3 जेंडर होते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर होते हैं। बस ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखने वाले, सेम चीजें, फर्क समझिए। क्वेश्चन जानबूझ के वो ऐसा बनाएगा कि आप फंसे, जानबूझ के बनाएगा आप फंसे। तो इस ज्ञान की कमी की वजह से ऐसा फंसता है। इसलिए आपका जो सेट होता है, आप इसे पूर्णांकों को Z से डिनोट करते हैं, Z से। और इस Z के 3 टुकड़े होते हैं, इस Z के 3 टुकड़े होते हैं, Z के 3 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा होता है माइनस वाला, जिसमें माइनस माइनस आते हैं। दूसरा होता है 0, जिसमें केवल 0 आता है। तीसरा होता है जिसमें प्लस आते हैं, प्लस आते हैं। और तीनों को U का मतलब है यूनियन, यूनियन का मिक्स कर दो। सारे माइनस वाले पूर्णांक, प्लस वाले पूर्णांक और 0 तीनों मिलाकर बन जाएंगे। तो ये जो थे, ये इनको आप Z मतलब पूर्णांक, और वो भी कौन से वाले? माइनस वाले कहते हैं। इनको आप प्लस वाले पूर्णांक कहते हैं। इसमें से किसी में 0 नहीं आता है, इनमें से किसी में 0 नहीं आता, क्योंकि 0 अलग ही कैटेगरी है, 0 की अपनी खुद की ही अलग कैटेगरी है। तो इस तरीके से ये कवर होते हैं, Z माइनस, Z प्लस और 0। क्लियर हुआ ये बात? समझ में आई अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई कहे धनात्मक ऋणात्मक, भैया कंफ्यूज मत हो जाइएगा, थोड़ा सा और आ जाते हैं इसमें, अभी थोड़ी और गुंजाइश है, वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गहराई बहुत है इनमें। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलत कर बैठते हैं, वो भी समझना है आपको। देखिए, अगर आप माइनस और 0 को दोनों को शामिल कर लेते हैं, 0 और माइनस दोनों शामिल कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस वाला यूनियन 0। अगर माइनस वाले और 0 शामिल कर ले तो उसे क्या बोलेंगे? अब आप ऋणात्मक नहीं बोल सकते, अब आप ऋणात्मक नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 शामिल किया हुआ, 0 ऋणात्मक थोड़ी है। अब आप इसको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ऋणात्मक इसमें तो है, लेकिन ये 0 लिया हुआ, 0 ऋणात्मक नहीं होता, तो आप इसको ऋणात्मक नहीं बोल सकते। तो आप इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे कैसे इसको? फिर इसको बोलेंगे कैसे? देखिए, इस समय ऋणात्मक बोल रहे थे, क्योंकि खाली माइनस के थे तो ऋणात्मक बोल दिया, खाली प्लस के थे तो धनात्मक बोल दिया। 0 ना धनात्मक ना ऋणात्मक। लेकिन जब ऋणात्मक और 0 शामिल कर लिया, अब इसको क्या बोलूं? अगर ऋणात्मक बोलूं तो 0 है, 0 तो ऋणात्मक नहीं होता। तो इसको बोलना क्या है? इसको बोलने का नाम देखिए, बहुत सुंदर नाम है, बहुत ध्यान से दीजिए। इसमें माइनस है, इसमें 0 है, तो अगर मैं बोलूं तो बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा 0 और ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बदले में एक उल्टा बोल सकता हूं, इसमें माइनस के हैं, 0 है, लेकिन प्लस के नहीं है, प्लस के नहीं है, प्लस के नहीं है। तो बोलिए, इसको बोलेंगे तो ये बोलना पड़ेगा ऋणात्मक एवं 0, ऋणात्मक एवं 0। इससे बेहतर है ये बोल दीजिए जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, नॉन पॉजिटिव
जो पॉजिटिव नहीं है, यानी जो पॉजिटिव नहीं है वो सारे हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक मतलब अधनात्मक, जो धनात्मक नहीं है, वो पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है, धनात्मक नहीं है यानी ये नहीं लेने, जीरो लेने ले सकते हैं, माइनस वाले लेने, अधनात्मक, धनात्मक मत लीजिए, प्लस वाले मत लीजिए। तो प्लस वाले कहां है इसमें, प्लस वाले छोड़ दीजिए, अधनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले छोड़ दीजिए, नाम देखा। तो जब आपसे पूछे पॉजिटिव इंटीजर पूछे तो प्लस प्लस वाले आते हैं। जब पूछे नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है इसका मतलब या तो वो नेगेटिव है या वो जीरो है, तो नेगेटिव वाले और जीरो शामिल हो गए। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर Z प्लस और जीरो हो, Z प्लस और जीरो धनात्मक नहीं बोल सकते क्योंकि जीरो शामिल हो गया, धनात्मक नहीं बोल सकते, तो क्या बोलोगे नॉन नेगेटिव, अऋणात्मक, नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो ऋणात्मक नहीं है इसका मतलब जो मेल नहीं है इसका मतलब ट्रांसेंडेंटल या फ्री मेल है, ठीक है ना। सेम वैसे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं है तो क्या हो गया, प्लस वाला और जीरो हो गया नॉन नेगेटिव या अऋणात्मक। क्लियर हुआ। ये नाम है। और हिंदी में थोड़ी सी परेशानी होती है भैया, इसीलिए कहूंगा हिंदी से थोड़ा सा जो गैप है वो हल्का सा बनाए रखिएगा। हिंदी में पर्यायवाची बड़े झंझट करते हैं, मैंने ये नाम लिखे, किसी किताब में इनके कुछ और नाम मिल जाएंगे। हिंदी तो ओपन है, हिंदी तो पर्यायवाची देती है, एक वर्ड के कई पर्यायवाची होते हैं। तो इस केस में आप क्या करिए, थोड़ा सा इंग्लिश से अटैच रहिए, इंग्लिश धोखा नहीं देगी। इंग्लिश जो है उसका जो नाम है वो एक सिंगल नाम ही होगा। इंग्लिश में इसको नॉन पॉजिटिव ही बोलेंगे, हिंदी में इसके 5 नाम और भी हो सकते हैं, इंग्लिश में इसका सिर्फ नाम नॉन पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंग्लिश के जो नाम है वो स्टैंडर्ड नाम है, सबका एक नाम ही रखा हुआ है और बस उसी नाम पे वो चलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी टच रहिएगा, ताकि आपको ये जो कभी नाम बदल के आ भी जाए तो आप इंग्लिश वाला नाम देख ले, पहचान जाएगी, अच्छा ये तो वो अपना रामू काका है वैसे, ठीक है ना। वरना रामू काका थोड़े से बाल काले करवा के आ गया और आ गया, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हिंदी वाले नामों से थोड़ी सी परेशानी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे अगले खेल के ऊपर, जो है परिमेय संख्या। चौथा परिमेय संख्या, जिसे कहते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, ध्यान से समझिएगा हुआ क्या। मान लीजिए आपके घर में एक टॉफी है और 2 जने खाने वाले हैं। टॉफी एक है और आपके 2 बच्चे हैं और आपको टॉफी देनी है। अब आप टॉफी को टुकड़े करने पड़ेंगे, आपको बांटने पड़ेंगे, क्योंकि टॉफी तो एक है, बच्चे 2 है। अगर एक को दे दी तो दूसरा रोएगा, दूसरे को दे दी तो पहला रोएगा। अब आपके कोई ऑप्शन नहीं है कि टॉफी के टुकड़े करने के अलावा, और ये आप चीज कई बार कर भी चुके होंगे, है ना। बच्चों को बांटना पड़ता था, ऐसे ही होता है। कई बार टॉफियां कम बढ़ जाती है, तो जब टॉफियां कम पड़ जाती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप टॉफियों को बंटवारा करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। ये तोड़ना ही तो है। ये है आपकी एक टॉफी। अब इस टॉफी एक है, आप इसके 2 टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि एक एक टुकड़ा आपको बांटना है, तो आप इसको बीच में से यहां से तोड़ेंगे। अब ये एक टॉफी कितनी बन गई, 2 टॉफी बन गई, 2 बन गई, एक ये 2 टॉफी बन गई। अब एक बच्चे को कितनी मिली, टॉफी 2 थी, उसमें से एक टॉफी जो है वो आपने ए को दे दी, तो ए को कितनी टॉफी मिली, 2 टॉफियों का आधी टॉफी जो है ए को मिल गई, आधी। अब पूरी नहीं है, इसको ऐसे मत बोलिए कि पूरी नहीं है, ये पूरी का आधा हिस्सा है, मतलब अगर ये 2 टुकड़े हैं तो 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपने ए को दे दिया, तो ए को कितनी टॉफी मिली, 2 टुकड़ों में से 2 टुकड़े थे, उसमें से एक टुकड़ा आपने दे दिया। ऐसे ही बी को कितना मिला, बचा हुआ आधा टुकड़ा बी को मिला, तो ये बांटने का तरीका होता है, इस तरीके से आप बांटते हैं। चलिए और समझाता हूं, अभी और समझ में आ जाएगा आपको कि अभी ये जो रैशनल नंबर वाला आइडिया है थोड़ा सा टेढ़ा है, टाइम लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिज्जा पे आ जाते हैं, पिज्जा ही काट लेते हैं यार। मैं अपने बेटे के साथ पिज्जा खाने गया, ठीक है। बेटा मेरा छोटा है, मुझे पता है पूरा पिज्जा नहीं खा सकता, तो पिज्जा को मैंने क्या किया, 4 टुकड़े करवा लिए वेटर से, कभी 4 टुकड़े कर दिए, उसने 4 टुकड़े कर दिए, तो ये हो गया एक टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 टुकड़े हो गए। अब 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा मैंने अपने बेटे को दे दिया, 4 में से एक टुकड़ा मैंने अपने बेटे को दे लिया, तो 4 में से एक टुकड़ा उसने खाया,
4, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उसने खाया और बचे हुए 3 टुकड़े मैंने खाए, तो मैंने पिज्जा कितना खाया 3/4, उसने कितना खाया 1/4। तो जब बांटने का सिस्टम होता है तो आप ऐसे करते हैं, पूरे के जितने टुकड़े करने हैं उतने टुकड़े आप कर लेते हैं। 8 टुकड़े कर लिए, 8 में से आपने कहा भाई 3 टुकड़े तू खा ले, 5 मैं खा लूंगा, तो मैंने कितना खाया 5/8, उसने कितना खाया 3/8। ये होता है। पूरी चीज को आप क्या करते हैं, पहले पीसेज में बांट लेते हैं, वो कितने बांटने वो आपकी मर्जी है। आप पिज्जा के 4 टुकड़े कराइए, 4 टुकड़े कराइए, वेटर तो कर देगा, वेटर तो कर देगा। करने के बाद आपने तय किया किसको कितना देना है, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को? चलिए मान लीजिए आप 3 दोस्त हो गए और पिज्जा खाने पहुंच गए। अब 3 दोस्त है, पैसे कम थे, तो पिज्जा के आपने 8 स्लाइस करवा लिए और आपने कहा कि भाई एक काम करो, भाई रमेश ये 2 स्लाइस तुम खाओ, और दूसरा जो मेरा दोस्त था उसको मैंने कहा यार 3 स्लाइस तू खा, और बची हुई जो और स्लाइस बचेगी वो मैं खाऊंगा। तो इस तरीके से हमने पिज्जा को हमने बांट लिया। पिज्जा कितने हिस्सों में था, 1 2, कितनी स्लाइस थी 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइस थी। 8 स्लाइस में से 2 स्लाइस किसने खाई, 2/8 किसने खाई, एक बंदे ने। दूसरे बंदे ने खाई 1 2 3, 8 में से 3 स्लाइस एक बंदे ने खाई, और मुझे कितनी मिली, 8 में से 3 स्लाइस मुझे मिली। तो हमने क्या किया, ये बट्टा 8 क्या दर्शाता है, बट्टा 8 ये बताता है कि टोटल स्लाइस 8 थी। 3/8 का मतलब है जब 8 स्लाइस करोगे आप, 8 टुकड़े करोगे, तो उसमें से अमित जी को कितने मिले, 3 टुकड़े मिले। तो समझ गए कि ये बट्टे का अर्थ क्या होता है। अब आइए, अब आप नंबर समझने लग गए हैं, तो अब आप ये विज्ञान भी समझ जाएंगे। मान लीजिए 7/11, क्या मतलब है 7/11, व्हाट इज 7/11? 7/11 क्या है, 7/11 क्या है? 7/11 ये है कि वो जो भी केक था, टॉफी थी, बिस्किट था, जो भी चीजें आपके पास थी, उसके आपने 11 बराबर बराबर टुकड़े करे और उसमें से 7 टुकड़े आपने ले लिए। 7/11 समझ में आया क्या होता है? 7/11 का मतलब है जो भी चीज थी आपने उसके बराबर बराबर 11 टुकड़े किए, बराबर 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 11 टुकड़े किए, और उस 11 टुकड़ों में से 7 टुकड़े आपने रख लिए। अब कोई पूछे कितना बच गया, कितना बच गया, टोटल 11 थे, 7 चले गए, तो कितना बच गया 4/11। 4/11 अभी भी वही है। क्लियर हुआ? ये है इसका मतलब। तो समझ में आ गया ये नंबर कितना उपयोगी है। अगर ये नहीं हो तो लड़ाइयां हो जाए, ये नंबर ना हो तो लड़ाइयां हो जाए। मान लीजिए जो है, जो पिज्जा है वो 1 है और हम 2 खाने वाले हैं, तो फिर तो बंटवारा ना हो, तो मैं अकेला खाऊं तो वो नाराज, और वो अकेला खाए तो मैं नाराज। तो अगर ये बांटने वाला सिस्टम ना हो, है ना, वो ठीक है, उसकी भूख थोड़ी कम होगी, या मुझे ज्यादा होगी, या मुझे कम होगी, उसको ज्यादा होगी, हम निगोशिएशन करके आपस में पिज्जा बांट लेंगे। लेकिन अगर बंटवारा ना होता तो कितना मुश्किल हो? तो जवाब है बहुत मुश्किल होता। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, परिमेय संख्या इन्हीं को कहते हैं, एक चीज को अनुपात में बांटना। ठीक है, अब कैसे बनती है संख्याएं आ जाइए, थोड़ी सी इनकी बनावट जो है उस पर चर्चा हो जाए। एक तो इन नंबरों को हम क्यू से दर्शाएंगे, क्यू, इनके लिए भैया यूज करेंगे क्यू, और डबल क्यू भी यूज कर सकते हैं आप इस तरीके से, है ना। क्यू, क्यू इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनका जो नाम है वो होता है कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है भाग से बनने वाले, कोशेंट। कोशेंट का हिंदी में मतलब होता है विभाग, भाग देकर बनाएगी संख्याएं। तो ये बट्टे की संख्याएं हैं तो भाग हो गया ना, तो इसलिए इनको कोशेंट कहा जाता है। कोशेंट से लिया गया क्यू। ये क्या है? ये है 2/3, 5/11, 7/3, 4/5, है ना, अनुपातित है। तो इनको इस तरीके से कहा जाता है कि क्यू जो है इनको लिख पाना संभव नहीं है, इनको लिख पाना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत है, बहुत है, और एक क्रम से तो बोल पाना ही मुश्किल है, क्रम से इनको बोल पाना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, इनको लिखने के बजाय नियम बता दिया कि भैया क्यू में ऐसी संख्याएं हैं जिनको आप P/Q करके लिख सकते हैं, जिनको भी आप P/Q करके लिख सकते हैं वो क्यू में है। याद रखिएगा P और Q जो है वो पूर्णांक है, पूर्णांक है मतलब जेड में से, जेड में से आप कोई भी P और Q ले सकते हैं, बस शर्त है Q आपको 0 नहीं लेना है, Q जो है वो 0, ये प्रतिबंध हमने लगा दिया। आप कोई भी 2 पूर्णांक उठाइए, उन दोनों का बट्टा लिखिए, जो बनेगा वो क्यू में होगा, जो भी बट्टा बनाएंगे वो क्यू में होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए इन चीजों को बनाना संभव नहीं था। क्या मुझे आप बताएंगे कि क्यों नहीं बनाना संभव? क्योंकि
ये चीजें इतनी गहरी होती है, इतनी ज्यादा होती है कि आप लगातार नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल 1/2, मैं पूछूं 1/2 के जस्ट बाद में कौन आएगा, तो ये बताना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत 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 क्लोज होती है, बहुत बहुत क्लोज होती है, इतनी क्लोज होती है कि आप अगला नंबर बोल ही नहीं पाएंगे, अगला नंबर बोल ही नहीं पाएंगे। तो इनको क्रम से लिखना, जैसे नेचुरल नंबरों को लिखा था 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इनको लिख पाना संभव नहीं है। तो हमने दूसरा तरीका अपनाया, क्योंकि हमारे पास एक तरीका और भी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी संख्या नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे भावनाएं हैं, आप सारी भावनाएं बोल के नहीं बता सकते, तो आप आंसू बहा लेते हैं। आंसू बहाने से सामने वाला समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। गौर करिए, कई बार जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं तो आंसू निकल आते हैं। आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि अब शब्द जवाब दे गए, शब्द जवाब दे गए, तो आपके आंसू जो है वो बता रहे होते हैं कि भैया शब्दों ने हार मान ली है, अब तुम खुद समझ जाओ कि क्या कहानी चल रही है। तो सेम बस यही बात यहाँ पे भी होता है कि भाई पी क्यू जो है वो अब बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत संख्याएं हैं। तो हमने नियम बता दिया है कि भैया इसमें कौन है, इसमें वो है जो बट्टे में लिखी जा सकती है। जिसको भी बट्टे में लिख सकते हो वो यहाँ है, जैसे 2/3 यहाँ है, 4/7 यहाँ है, 5/2 यहाँ है, ठीक है, 4/2 बिल्कुल यहाँ है, 7/1 यहाँ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, भैया बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये है आपके पूर्णांक z, 0 1 2 3 4 डैश 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 -1 -2 एंड डैश डैश। अब आपको जो मन में आए, जो मन में आए, इनमें से जो आपको पसंद हो, जो आपका फेवरेट हो, वो आप यहां से ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपने जो लिया बाद में चेंज भी करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पी ले लीजिए और कोई भी क्यू ले लीजिए, बस मना है कि क्यू 0 मत लीजिएगा, बस क्यू 0 मत लीजिएगा। यहां से जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए, और लेने के बाद में उनको इस तरीके से लिखिए, ऊपर लिखिएगा पी को और नीचे लिखिएगा क्यू को, नीचे पी को, ऊपर पी को, नीचे क्यू को लिखिएगा। और लिखने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो आपका क्यू में होगा, मतलब परिमेय संख्याओं में होगा, वो क्यू होगा। जैसे यहां से मान लीजिए आपने 4 उठाया, 4 उठाया, उसके साथ में आपने -1 उठाया, तो 4/-1 क्यू में है। ऐसे ही आपने मान लीजिए -2 उठाया, -2/2 उठाया, ये भी क्यू में होगा। आपने यहां से -2 उठाया, वहां 3 उठा लिया, मान लीजिए -2, ये भी क्यू में होगा, तो ये क्यू में होगा। समझिए बात। अच्छा, थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप कहे 1.4/2 या 3, क्या ये क्यू में होगा? क्या ये क्यू में होगा? बेटा थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा आपको। अभी आप इसको नहीं बोल सकते कि क्यू में होगा, पहले आप दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 14/30, हो गया, 14/30 हो गया। अब देखिए ऊपर वाला पूर्णांक है या नहीं है, जवाब दीजिए। क्या पूर्णांक है? हाँ जी पूर्णांक है। नीचे वाला पूर्णांक है? हाँ जी है। नीचे वाला 0 तो नहीं है? नहीं जी 0 नहीं है। 3 चीजें चेक करिए, ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, नीचे पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। 3 चेकबुक, अगर तीनों चेकबॉक्स क्लियर हो जाएं तो ये क्यू में है, कंफर्म है कि ये बात खत्म। चेकबॉक्स क्या है? ऊपर पूर्णांक, नीचे पूर्णांक, पूर्णांक बट्टा पूर्णांक, ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखें, पूर्णांक बट्टा पूर्णांक और नीचे वाला 0 नहीं हो। अगर ऐसा है तो वो संख्या एक परिमेय संख्या है, मतलब वो क्यू में है, वरना वो क्यू में नहीं है, वरना वो क्यू में नहीं है। क्लियर हो गया? हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ संख्याएं ऐसी है, कुछ संख्याएं ऐसी है जिन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये 5 ही संख्याएं होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर इनको कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वाला जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है। वैसे इसकी शुरुआत पहले भी हो गई थी, शुरुआत पहले हो गई थी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो है वो इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त सवाल उठाती है। पाइथागोरस ने खुद ने भी सवाल उठाया था कि भाई मान लीजिए, जैसा कि मेरे पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार, अगर मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है, अगर मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है और उसका लंब और आधार, लंब और आधार दोनों ही 1-1 मीटर के हैं, उसका जो आधार है, जो बेस है वो भी 1 मीटर का है और जो लंब है वो भी 1 मीटर का है, दोनों ही आपके 1-1 मीटर के हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब आप कर्ण निकालेंगे तो कर्ण आपका आएगा √2, कर्ण आएगा √2। और जो यूक्लिड थे उन्होंने प्रूफ किया कि √2 जो है, आप कुछ भी कर लीजिए, इसे आप p/q में नहीं लिख सकते। √2 कैन नॉट बी राइट एज p/q।
आप उसे p बटा q में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते इसका मतलब ये q में नहीं है, ये q में नहीं है। q में नहीं है इसका मतलब ऐसे नंबर है जो अपरिमेय से बाहर है, जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय, परिमेय नहीं है, इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है, मतलब p बटा q में नहीं है। ये यूक्लिड ने प्रूफ किया। ये सबसे पहला प्रूफ दिया था यूक्लिड ने। बहुत जबरदस्त प्रूफ जो है वो यूक्लिड ने इसका दिया था। यूक्लिड ने सबसे पहले प्रूफ किया। ये सबसे पहला प्रूफ यूक्लिड का, बहुत सुंदर प्रूफ है। थोड़ा सा टाइम दो तो मैं एक बार प्रूफ करवा देता हूँ आपको, क्योंकि मजा आ जाएगा। यूक्लिड ने सबसे पहली बार प्रूफ किया कि अंडर रूट 2 जो है उसको आप किसी भी तरीके से p बटा q में नहीं लिख सकते। और इसके लिए उन्होंने जो सिद्धांत इस्तेमाल किया वो था विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन। उन्होंने कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि अंडर रूट 2 जो है वो p बटा q में लिखा जा सकता है, तो उन्होंने इसको p बटा q के रूप में माना। और जब माना, गलत मानोगे तो गलत आएगा, गलत से गलत की प्राप्ति होती है, सही से सही की प्राप्ति होती है। तो अगर आप गलत मान के चलोगे तो आगे गलत मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। आप यहाँ से आगरा के लिए निकलते हैं, अगर आप सही होंगे तो आपको रास्ते में संकेत मिलने लग जाएंगे कि ये रोड आगरा जाती है। अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई आके कहेगा भैया गलत रास्ते पे आ गए, ये आगरा नहीं जाता। तो संकेत भी वैसे ही मिलेंगे, गलत रास्ते पे गलत संकेत मिलते हैं, सही रास्ते पे सही संकेत मिलते हैं। तो यूक्लिड ने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ किया, विरोधाभास से प्रूफ किया कि मान लीजिए अंडर रूट 2 जो है वो p बटा q है, लेकिन बाद में प्रूफ हुआ कि p बटा q में आगे जब आप उसको आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि नहीं गलत है। आप कहो तो मैं छोटा सा प्रूफ है वो करवा देता हूँ, आनंद लीजिएगा, बड़े मजेदारी हुई। आज छोटा सा प्रूफ है भाई, बिना प्रूफ के रहा नहीं जाएगा, थोड़ा सा कर भी लेते हैं, गणित की गणित अच्छी हो जाएगी, समझ के समझ बच जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए, माना सत साच को कहा आज, माना ये p बटा q में है, ठीक है, अंडर रूट 2 p बटा q में। जब आप बट्टे में लिखते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखते हैं कि जो कटना होता है वो काट कूट के आप सॉल्व करके लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर 6 बटा 3 है तो आप 6 बटा 3 नहीं लिखते, उनको काट कूट के सरल करके, जो कॉमन पहाड़े पे जो कट सकता है उसको कॉमन पहाड़े पे काट के लास्ट में सरल करके आप लिखते हैं। तो एक काम कर लीजिएगा, अंडर रूट 2 जो भी 2 बट्टे के नंबर से बना है उनको पहले काट पीट लीजिएगा, जितनी सफाई करनी ना वो सफाई पूरी कर दीजिएगा, और कट कुटा के आप इसको p बटा q, जो भी बचे उनको p बटा q कह दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि p और q जो है, p और q का जो महत्तम समावर्त्य, अब महत्तम समावर्त्य का मतलब अब ये दोनों अब किसी पे नहीं कटेंगे, इनका महत्तम समावर्त्य 1 आ गया। आप जो बट्टे होते हैं, बट्टे को तब तक काटते हैं जब तक कॉमन पहाड़े पे कटना बंद नहीं हो जाता, सिवाय एक के। एक पे तो हमेशा ही कटेंगे, एक पे तो हमेशा ही कटेंगे। आप काटने का यही नियम अपनाते हैं, याद है आपको। जैसे ये रहा 30, ये रहा 24। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, 2 पे कटेगा, 2 पे काट दिया, 15 बट्टा 12। फिर आपको लगा कि 3 पे कट रहा है, फिर आप इसको 3 पे काट देंगे। लास्ट में अभी आप यहाँ पे क्यों रुक गए, यहाँ पे इसलिए रुक गए कि अब कोई भी पहाड़े पे नहीं कट रहा सिवाय 1 के, सिवाय 1 के किसी और पहाड़े पे नहीं कट रहा। इसका मतलब है कि पहले इनका जो महत्तम था, महत्तम समावर्त्य का मतलब वो नंबर जो दोनों को काटता हो। अगर महत्तम समावर्त्य 1 हो गया, इसका मतलब अब नंबर और नहीं कट सकते। p और q जो है वो अब और नहीं काटे जा सकते, p और q को अब और काटा नहीं जा सकता, काटने की प्रक्रिया खत्म हो गई। तो अंडर रूट 2 को बट्टे में लिख लीजिए, जितना काटना है काट लीजिए, जो कटते हैं कट कुटा के लास्ट में p बटा q में लिख दीजिएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि p और q में महत्तम समावर्त्य कितना, 1 है। मतलब p और q जो है वो 1 के अलावा किसी भी पहाड़े पे नहीं कटेंगे। अगर p भी कट रहा है उस पहाड़े पे, q भी उस पहाड़े पे कट रहा है, दोनों अगर किसी पहाड़े पे कट रहे हैं तो वो सिर्फ 1 का पहाड़ा होगा, इसके अलावा किसी और का पहाड़ा नहीं होगा। बात है, गारंटी दे दी अब आपने। मैं पहले कह रहा हूं, अगर अभी आपको लग रहा है कि अभी भी कट रहे, काट लो भाई, काटो। पहले एक काम करो, काट के कल सुबह आ जाना, कट कुटा के अंडर रूट 2 जो भी 2 नंबरों से बना है वो अगर कट रहे हैं तो काट कूट के मेरे पास कल सुबह ले आइएगा। हाँ, लाए इस तरीके से कि वो पूरे कट चुके हों, या तो कटते होंगे या नहीं कटते होंगे। कटते होंगे तो आप काट लीजिए, और नहीं कटते होंगे तो अभी ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो कट कुटने के बाद में जो बचा उन्हें p बटा q लिख दिया, यहाँ कह दिया कि भाई p और q का महत्तम समावर्त्य अब 1 है, मतलब ये 1 के अलावा किसी और पहाड़े पे अब नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए वज्र गुणा कर दें, ये वज्र गुणा कर दिया, दोनों साइड वर्क कर दें, दोनों साइड वर्क कर दिया, सही है। अब हम 2 को, अब देखिए q स्क्वायर बराबर हुआ p स्क्वायर बटा 2। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाइए और सुनिएगा बात को। बराबर में कौन है, q है, q कौन है, पूर्णांक। p और q क्या है, पूर्णांक है, सही है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक है। तो q अगर पूरा पूरा अंक है तो q का स्क्वायर भी क्या होगा, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर भी पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक होता है। तो ये भाई साहब पूर्णांक है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का चिन्ह है तो इधर भी पूर्णांक होगा, क्योंकि बराबर तो पूर्णांक पूर्णांक के बराबर होते हैं। हाथी से तो हाथी बराबर होगा, है ना, समझ गए। तो ये पूर्णांक है तो इधर भी पूर्णांक होगा, तो इधर पूर्णांक होगा तो बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 है
तो अगर 2 का पूरा पूरा भाग ना गया, अगर 2 का पूरा पूरा भाग ना गया तो पूर्णांक नहीं हो सकता, पूर्णांक नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये गारंटी है। गारंटी क्यों है? क्योंकि बराबर का चिन्ह है, बराबर के एक तरफ पूर्णांक है तो दूसरी तरफ भी पूर्णांक होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो उधर भी पूर्णांक होगा। उधर पूर्णांक होने के लिए जरूरी है कि 2 से कटे, क्योंकि 2 से कटा नहीं तो पूर्णांक आएगा कैसे, तो 2 से कटेगा। और 2 जो है पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? पी स्क्वायर का मतलब है पी इंटू पी, और वो है 2 से। इसका मतलब चाहे ये वाला पी 2 से कटे, चाहे ये वाला पी 2 से कटे, 2 कटा है और दोनों ही पी है। इसका मतलब चाहे इसको काट लो चाहे उसको काट लो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों है तो एक ही। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 2 विभाजित करता है पी को, 2 विभाजित कर पी को। अगर 2 पी को काटता है, 2 पी को काटता है, 2 अगर पी को काटता है, इसका मतलब है कि 2 के पहाड़े में कभी ना कभी पी आएगा, 2 के पहाड़े में कभी ना कभी पी आएगा। कितने पे आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। मैं अगर कह रहा हूं कि कोई नंबर 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2 के पहाड़े में कभी ना कभी तो बंदा आएगा, आएगा। इसका मतलब पी जो है वो 2 के पहाड़े में कभी ना कभी आएगा। सपोज कीजिए आर बार पहाड़ा बोलने पर वो आ रहा है, आर पूर्णांक है, क्योंकि पहाड़ा हमेशा पूर्णांक बाहर चलता है, पहाड़ा हमेशा पूर्णांक चलता है, पहाड़ा ऐसे नहीं चलता 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम एक बार, 2 दूनी 2 बार, 2 तिया 3 बार, यानी 2 का पहाड़ा जो है 1 2 3 ऐसे चलता है। तो भाग भी गया होगा तो 1 बार गया होगा, 2 बार गया होगा, 3 बार गया होगा, 4 बार गया होगा, डैश डैश आर बार गया होगा, कहीं ना कोई नंबर पे भाग जरूर लगा होगा। हो गया? पी की जगह ये मान रख दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी की जगह आ गया 2r, 2r इंटू 2r बटे 2, 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया 2r स्क्वायर। अब ये 2 है इधर भेज दीजिए, 2 इधर भेज दीजिए, तो r स्क्वायर बराबर हो गया इस बार आपका क्यू स्क्वायर बटा 2। और याद रखिए r जो है वो पूर्णांक है, r पूर्णांक है तो r का स्क्वायर भी पूर्णांक हुआ, क्योंकि पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक होता है, पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक होता है। तो ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है तो भैया इसको भी पूर्णांक होना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक ही बराबर होता है, हाथी से तो हाथी बराबर होता है, और हाथी से हाथी को बराबर करना है तो इधर हाथी होना भी चाहिए फिर, और इधर हाथी तभी होगा जब क्यू 2 से कटेगा, तो क्यू को 2 से कटना पड़ेगा, तो क्यू 2 से विभाजित होगा, सही है, क्यू 2 से विभाजित होगा, क्यू 2 से कटेगा। अब गौर करिए, वो पीछे आप एक बात कह के आए थे कि पी में 2 का भाग जाता है, याद करिए, ये रहा आपके द्वारा कहा गया था कि 2 पी को काटता है, 2 पी को काटता है, 2 क्यू को भी काटता है, यानी पी और क्यू दोनों को 2 काटता है। और शुरुआत में आपने कहा था कि पी और क्यू को सिवाय 1 के कोई और नहीं काटेगा। मैंने आपको टाइम भी दिया था कि भैया पूरी रात भर का टाइम है, काट कूट के ले आना, लेकिन 1 के अलावा किसी और पे नहीं कटने चाहिए। इतना काट, जितना कट सकते हैं काट ले आइए, अपनी फैमिली परिवार को लगा लीजिए, जबरदस्त काटिए, 1 के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। और आपने गारंटी दी थी कि सर काट के ले आए, 1 के अलावा किसी पे नहीं कटेगा। ये तो 2 पे भी कट रहा है, और 2 पे कट रहा है, इसका मतलब ये गलत आ रहा है, ये गलत आ रहा है, तो गलत की प्राप्ति हो रही है, तो गलत लेके चले हैं तभी तो गलत की प्राप्ति हुई है। क्या गलत लेके चले हैं? क्या लेके चले? माना लेके चले, माना का मतलब लेके चले, जो लेके चले वो गलत है, गलत की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब जहां से चले थे वो गलत था, जहां से कुछ माना है, जो डिसीजन आपने लिया वो गलत था। डिसीजन आपने क्या लिया था कि √2 p बटा q है, मतलब एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए बात? तो इसका यहां आ जाता है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, एक दूसरे काट रहा है, एक दूसरे काट रहा है। हमने कहा था कि पी और क्यू में एक के अलावा किसी को और का भाग नहीं जाता, प्रूफ ये हो रहा है कि पी और क्यू में 2 का भाग जाता है, तो हम कह रहे हैं कि भाग जाता ही नहीं है, वो कह रहा है भाग जा रहा है, तो इसका मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं मतलब कुछ गलत कर रहे हैं। गलत ये है कि जो मानना है वो गलत है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। आगे अब हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, एक है परिमेय एक है अपरिमेय। दोनों संख्याओं को मिक्स कर दिया जाए, दोनों ही संख्याओं को मिक्स कर दिया जाए, दोनों ही प्रकार रैशनल परिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं क्यू, याद है ना, क्यू कहते हैं। इस परिमेय संख्याओं को मिक्स कर दिया जाए, अपरिमेय संख्याएं जितनी भी है सबको लेके उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और एक डब्बे में डाल दिया जाए, और अपरिमेय संख्याओं को ऐसे बोलते हैं क्यू डैश। क्यू डैश मतलब जो क्यू नहीं है, क्यू नॉट भी कहते हैं, कई गणितज्ञ क्यू नॉट कहते हैं। क्यू नॉट का मतलब जो क्यू नहीं है। अपरिमेय संख्याओं का अस्तित्व विचारों का इन्हीं की वजह से, जो परिमेय नहीं है उनको अपरिमेय कहा गया। परिमेय चेक कर लो, परिमेय है तो है, वरना अपरिमेय, तो वो अपरिमेय हो गई। तो परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए,
तो एक बड़ा समुच्चय बन जाएगा, इसी का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल, क्लियर। परिमेय यूनियन अपरिमेय मिक्स करने पर जो बना वो है रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय का मिक्स। नींबू पानी क्या होता है? नींबू और पानी का मिक्स, नींबू प्लस पानी इक्वल्स टू नींबू पानी। तो क्यू और क्यू नहीं, जो संख्याएं क्यू है और जो क्यू नहीं है, जो परिमेय है और जो परिमेय नहीं है, दोनों ही प्रकार की बिरादरियों को मिला के मिक्स कर दीजिए, आर बन जाएगा। ये हो गया आर। तो चलिए अब यहाँ पे एक बार तो हम क्लास जो है वो हो गई अच्छी खासी लंबी, अब क्लास को एक बार यहाँ ब्रेक दे देते हैं। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, प्लीज खत्म नहीं हुआ है। अभी तो हम इसके थोड़ा सा हिस्सा जो कवर किया है, थोड़ा और आगे चलेंगे। अभी थ्योरी जो है अभी बाकी है, अगले लेक्चर में थ्योरी को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद में जो है उस पर जो सवाल है उनको पढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मजा आया होगा, क्लास लेके अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, थोड़ी गहराई पकड़ी है। टीचर्स जो एग्जाम है, देखिए एग्जाम के दृष्टि से जो है वो गहराई पकड़ना जरूरी है। कंपटीशन जो है वो गहराई मांगता है और बिना गहराई कंपटीशन टूटेगा नहीं। तो इसलिए मैंने गहराई पकड़ी, कोशिश की है और अभी मैं इसमें जितना और हो सकता है, जो उसमें संभावनाएं हैं उन सबको आपके सामने रखूंगा, डिटेल में रखूंगा, है ना। बाकी देखते रहिए, समझते रहिए। फिर भी कोई डाउट हो, इससे जुड़ा हुआ कुछ हो, पूछना हो तो अगले लेक्चर में या तो वो कवर हो जाएगा और फिर लास्ट में पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाए थ्योरी के, फिर भी आपका डाउट रहता है तो फिर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।